Okay. So what is a cell cycle? A cell cycle is a series of events that take place in a cell as it grows and divides. Okay? सबको पता है सेल क्या होती है? Alright. सेल ग्रो भी होती है और वो डिवाइड भी होती है. इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं सेल साइकिल. लेकिन इस सेल साइकिल में सीरीज ऑफ स्टेप्स होते हैं. पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप. और उन स्टेप्स में इनकी ग्रोथ होती है और ये डिवाइड होकर रिप्रोडक्शन करती है. ऑलराइट, सो इन पूरे स्टेप्स को हम बोलते हैं सेल साइकिल. Our cells spend most of its time in what is called interphase, yes. And during the time it grows. Alright, if we see a cell cycle, it is divided into two phases. First phase is interphase and second phase is M phase या फिर जिसे हम माइटोसिस भी बोलते हैं. Alright, तो अगर पूरी सेल साइकिल को देखा जाए तो सबसे ज्यादा पीरियड जिसमें सेल रहती है that is your interphase. और इंटरफेज वो पीरियड होता है जिसमें आपकी सेल ग्रो करती है, प्रिपेयर करती है अपने आप को रिप्रोड्यूस करने के लिए या फिर डिवाइड करने के लिए. और एम फेज वो फेज होता है जिसमें कि आपकी सेल डिवाइड होती है. ठीक है, सो इंटरफेज इज दैट फेज इन व्हिच द सेल प्रिपेयर इटसेल्फ और इट ग्रो इटसेल्फ एंड रिप्रोड्यूस और मल्टीप्लाई इट्स डीएनए. After interphase, it goes into the M phase where it divides into two parts. All right. The cell then leaves interphase, undergoes mitosis, and completes its division. The resulting cell, known as daughter cell, each enter into their own interphase and begin a new round of cell cycle. अब एक जो सेल है आपकी जो डिवाइड हो रही है, let's say it as mother cell. All right. Mother cell में इंटरफेस हुआ, प्रिपेयर हुई, वो उसने अपने आप को ग्रो किया, उसने अपने डीएनए को डुप्लीकेट किया, उसने प्रोटीन्स बनाए, उसने बाकी चीजें जो उसको रिप्रोड्यूस करने के लिए चाहिए वो सब बनाई इंटरफेस में. इंटरफेस कंप्लीट होने के बाद वो एम फेज में आ गया. एम फेज में मदर सेल से क्या बन गई? टू डॉटर सेल. ठीक है, अब जो ये दो डॉटर सेल हैं ये अपने आप फिर से मल्टीप्लाई होंगी, फिर से रिप्रोड्यूस होंगी, तो हर डॉटर सेल फिर से इंटरफेस में जाएगी, फिर माइटोसिस करेगी. इस तरह से एक सेल से दो सेल बनेगी, दो से चार, और इस तरह से सेल्स मल्टीप्लाई होते रहेंगे. तो सेल डिवीजन इज इंपॉर्टेंट. व्हाई? बिकॉज जो हमारी बॉडी के अंदर n नंबर ऑफ सेल्स हैं वो वेयर वेयर करती हैं. ठीक है, डाई भी होती है, तो उनकी जगह सेल डिवीजन होता है और नई सेल्स बनती हैं. मोस्टली जो एक नॉर्मल ह्यूमन सेल है वो 24 घंटे में डिवाइड होती है, पर डिपेंड करता है कि आप कौन से सेल्स की बात कर रहे हो. कुछ सेल्स होती है जो 9 से 10 घंटे में भी डिवाइड होती है, कुछ सेल्स होती है जो नॉर्मल 24 आवर्स के लिए डिवाइड होती है. ऑलराइट, आई थिंक दिस इज विजिबल टू एवरीवन. सो द सेल साइकिल कैन बी थॉट ऑफ एज द लाइफ साइकिल ऑफ अ सेल. In other words, it is a series of growth and development steps a cell undergoes between its birth, that is formation by the division of a mother cell, and reproduction, that is division to make two new daughter cells. आगे सबको सेल साइकिल में कौन से स्टेजेस हैं जो मैंने आपको अभी बताई हैं उस बारे में बात करते हैं. To divide, a cell must complete several important tasks. कौन-कौन से tasks? It must grow, copy its genetic material, that is DNA, and physically split into two daughter cells. Cells perform these tasks in an organized, predictable series of steps that make up the cell cycle. यानी predictable भी बोला है क्योंकि बार-बार वही steps आते हैं. अगर हम बात करें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये सारे फेजेस आएंगे, पर आपको पता है पहले प्रोफेज आएगा, फिर मेटाफेज आएगा, फिर एना आएगा. ऐसा नहीं है कि प्रो के बाद सीधा टेलो आ जाएगा. That's why we are using the term predictable series of steps. The cell cycle is a cycle rather than a linear pathway. Linear pathway नहीं है कि यहाँ से शुरू हो और यहाँ पे खत्म हो गया. It's a circular process. That's why we use the word cycle. Because at the end of each go round, the two daughter cells can start the exact same process over and over again from the beginning. That's why we call it as a cell cycle. In eukaryotic cells or cells with a nucleus, the stage of cell cycle are divided into two major phases, interphase and M phase or mitotic phase. During interphase, the cell grows and make a copy of DNA. During the mitosis, mitotic or M phase, the cell separates its DNA into two sets and divides its cytoplasm, forming two new cells. ठीक है? तो आपके M phase या mitotic phase में क्या हुआ? एक तो कैरियोकाइनेसिस हुआ और दूसरा साइटोकाइनेसिस हुआ. यानी डीएनए का डिवीजन हुआ और साइटोप्लाज्म का डिवीजन हुआ. ऑलराइट, नाउ लेट्स कम टू इंटरफेस. इंटरफेस कंसिस्ट ऑफ 3 phases, G1 phase, S phase and G2 phase. ठीक है, एक
एक और फेज होता है जिसको हम G0 या G0 फेज बोलते हैं, वो मैं आगे बताऊंगी क्या होता है। Let's start with G1 phase. During G1 phase, also called as first gap phase, the cell grows physically larger, copies organelles and makes the nuclear molecular building blocks it will need in the later step. तो G1 phase में क्या हुआ, फिजिकली साइज बढ़ता है, ग्रो होती है वो, और वो बाकी सारी चीजें बनाती हैं जो कि उन्हें डिवाइड होने के लिए चाहिए। अगर एक चीज दो में टूट रही है तो जो उस एक के अंदर है वो हर चीज डुप्लीकेट होगी, तभी तो दो में इक्वल पार्टीशन होगा। और माइटोसिस क्या है, जो मदर सेल का जेनेटिक मेकअप है वैसे ही डॉटर सेल्स में आता है, तो एवरीथिंग शुड बी डबल। तो G1 फेज में फिजिकली साइज बढ़ता है, जितने ऑर्गेनेल्स हैं वो डुप्लीकेट होते हैं, और मॉलिक्यूलर बिल्डिंग ब्लॉक्स जो आगे आगे स्पिंडल बनाएंगे या कुछ और चीज बनाएंगे वो सब सिंथेसाइज होते हैं। ठीक है, तो G1 फेज ये हुआ, प्रोटीन सिंथेसाइज हो गए, ऑर्गेनेल सिंथेसाइज हो गए और सेल की ग्रोथ हो रही है। अब दूसरा फेज है S फेज। In S phase, the cell synthesizes a complete copy of the DNA in its nucleus. It also duplicates a microtubule organizing structure called the centrosome. सबको पता है सेंट्रोसोम के बारे में? क्या बोला मैं? S phase की बात कर रहे हैं। In S phase, the cell synthesizes a complete copy of the DNA in its nucleus. ठीक है? S का मतलब सिंथेसिस। क्या हो रहा है यहाँ पे, डीएनए का सिंथेसिस हो रहा है। साथ में क्या हो रहा है, इट आल्सो डुप्लीकेट्स अ माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर कॉल्ड द सेंट्रोसोम। यानी यहाँ पे सेंट्रोसोम भी डीएनए के साथ साथ डुप्लीकेट हो रहा है, दो सेंट्रोसोम बन रहे हैं। ऑलराइट, द सेंट्रोसोम हेल्प सेपरेट डीएनए ड्यूरिंग एम फेज। सेंट्रोसोम का क्या काम होता है, जब माइटोटिक फेज आता है उसमें वो डीएनए को अलग अलग करने में हेल्प करता है। अब आप पूछोगे कैसे, क्योंकि सेंट्रोसोम से माइक्रोट्यूब्यूल्स बनते हैं, और वो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो सेंट्रोमियर में जाके अटैच होते हैं और दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स को अलग अलग करते हैं। वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आता है आपका G2 फेज। ड्यूरिंग द सेकंड गैप फेज, द सेल्स ग्रोस मोर, makes more protein and organelles and begin to reorganize its content in preparation for mitosis. G2 phase and when mitosis begin. ठीक है, यानी फिर से और ग्रोथ होती है, जो बाकी बचे हुए प्रोटीन है वो अपने आप को प्रिपेयर कर चुकी है कि अब मुझे एम फेज में एंटर करना है। तो पूरी तरह से आपकी सेल इस फेज में तैयार है माइटोटिक फेज में एंटर करने के लिए। The G1S and G2 phase together are known as interphase. The prefix inter means between. क्यों? क्योंकि दो एम फेज के बीच में जो आपका इंटरफेस है, इसीलिए इसको इंटर वर्ड यूज किया गया है, क्योंकि दो एम फेज के बीच में आता है आपका इंटरफेस। ठीक है, यहाँ पे सेल साइकिल ड्रॉ की हुई है, आप देख सकते हो। अगर आप इंटरफेस को देखो, G1S एंड G2, यहाँ तक आपका इंटरफेस है, और सिर्फ इतना पोर्शन जो ब्राउन कलर से है वो आपका एम फेज है, जिसके अंदर आपका माइटोसिस और साइटोकाइनेसिस हो रहा है। तो वी कैन वेरी वेल से दैट जो एक सेल आपकी है वो काफी टाइम तक इसमें रहती है इंटरफेस में, वो अपने आप को प्रिपेयर करती है। यानी अगर 24 आवर्स का स्लॉट मान के चले हम, तो अराउंड 23 आवर्स में क्या कर रही है, अपने आप को प्रिपेयर कर रही है, अपना डीएनए सिंथेसाइज कर रही है और बाकी चीजें कर रही है, ताकि एक छोटा सा जो 1 घंटे का पीरियड है उसमें दो सेल्स बन सके। ठीक है, अब अगर इंटरफेस की बात की जाए तो G1 ज्यादा है कंपैरेटिवली। ठीक है, फिर उससे थोड़ा सा कम है आपका S फेज, और सबसे छोटा इस फेज में है आपका G2 फेज। ऑलराइट, और सबसे कम आपका M फेज। ठीक है, कई बार एमसीक्यूज इस पे भी आ जाते हैं, व्हिच वन हैविंग द लार्जेस्ट ड्यूरेशन या शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन, तो आपको पता होना चाहिए। अगर G1S, G और M लिखा हुआ है तो शॉर्टेस्ट किसका हो गया, M का, और लार्जेस्ट अगर हो गया तो G1 का। तो इस तरह से एमसीक्यूज किसी भी चीज में बन सकते हैं। अब हम बात करते हैं M फेज की। During the mitotic M phase, the cell divides its copied DNA and cytoplasm to make two new cells. M phase involves two distinct division-related process, mitosis and cytokinesis. यानी जो आपका M phase है उसके अंदर दो process है, mitosis और cytokinesis. What is mitosis? In mitosis, the nuclear DNA of the cell condenses into visible chromosome and is pulled apart by the mitotic spindle, a specialized structure made out of microtubules. माइटोसिस टेक प्लेस इन 4 स्टेजेस। कौन-कौन से? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। आगे हम इसको डिटेल में करेंगे। फिर आता है आपको माइटोसिस के बाद साइटोकाइनेसिस। इन साइटोकाइनेसिस द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल इज स्प्लिट इनटू 2 मेकिंग 2 न्यू सेल्स। साइटोकाइनेसिस यूजुअली बिगिन जस्ट एज माइटोसिस इज एंडिंग विद अ लिटिल ओवरलैप। यानी जब टेलोफेज चल रहा होता है उसी वक्त साइटोकाइनेसिस साथ-साथ शुरू हो जाता है। थोड़ा बहुत ओवरलैप रहती है दोनों प्रोसेस में।
Importantly, cytokinesis take place differently in animal and plant cell. यानी जो cytokinesis का process है वो एनिमल सेल्स में और प्लांट सेल्स में थोड़ा सा डिफर करता है. Why so? क्या डिफरेंस है ये भी साथ साथ देखते चलते हैं. यहाँ पे आपको प्लांट सेल दिखाई जा रही है जो कि डिवाइड हो रही है. तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो प्लांट सेल्स हैं दे आर मच स्टिफर देन एनिमल सेल्स बिकॉज दे आर सराउंडेड बाय अ रिजिड सेल वॉल. ओके, और भी प्रेशर भी बहुत ज्यादा होता है. Because of this, plant cell divide into two by building a new structure down middle of the cell. This structure is known as cell plate. And this cell plate is made up of plasma membrane and cell wall components delivered in vesicles, and it partition the cell into two. डायग्राम में भी आपको दिखाई दे रहा है कि बीच में जो गोल्जी वेसिकल्स है वो क्या कर रहे हैं, मटेरियल ला रहे हैं सेल प्लेट का. यानी यहाँ पे सेल वॉल प्लेट फॉर्मेशन शुरू हो गया है. ये सेल प्लेट जो फॉर्मेशन होता है वो धीरे धीरे सरफेस या पेरिफेरी की तरफ बढ़ता है और सेल को दो में डिवाइड कर देता है. तो ये प्रोसेस तो है प्लांट सेल के अंदर. एनिमल सेल के अंदर क्या प्रोसेस है? कोई बच्चा अगर बीच में आता है तो बिना पूछे अंदर आ सकता है. बैठ सकता है. So now let's talk about the animal cell. अब यहाँ पे आप डायग्राम देखिए, यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्लीवेज फॉरो बन रहा है. वहाँ पे सेल प्लेट फॉर्मेशन थी. तो एनिमल सेल में क्या होता है? इन एनिमल सेल डिवीजन अगर व्हेन अ बैंड ऑफ साइटोस्केलेटल फाइबर्स फॉर द कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग कॉन्ट्रैक्ट्स इनवर्ड्स एंड पिंचेस द सेल इनटू टू. And this process is called as contractile cytokinesis. यहाँ पे क्लीवेज फोरो जो है पेरिफेरी से शुरू होकर बीच की तरफ जाता है. वहाँ पे सेल प्लेट बीच में से साइड की तरफ जा रही थी. ठीक है, तो इस तरह से होता है कि पिंच करके सेल को दो में डिवाइड कर दिया है. एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज क्लीवेज फोरो, क्योंकि यहाँ पे इंडेंटेशन प्रोड्यूस होता है, रिंग कॉन्ट्रैक्ट होती है अंदर की तरफ और फोरो क्लीवेज फोरो हो जाता है. एनिमल सेल कैन बी पिंच इनटू टू बिकॉज दे आर रिलेटिवली सॉफ्ट एंड स्क्विशी. So the cytokinesis process is different in plant cell and animal cell. वहाँ पे सेल प्लेट फॉर्मेशन हो रही है, यहाँ पे क्लीवेज फोरो कर रहा है. ठीक है, मैम क्लीवेज फोरो क्या होता है? क्लीवेज फोरो बेटा जो साइटोस्केलेटल फाइबर्स होते हैं वो धीरे धीरे पेरिफेरी पे इकट्ठा होने शुरू होते हैं और फिर वो धीरे धीरे जो आपकी पेरिफेरी वो अंदर की तरफ जाना शुरू हो जाती है. ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है इंडेंशन दिखाई दे रहा है. यहाँ पे धीरे धीरे ये फोरो जो है वो बढ़ता हुआ चला जाता है और जब तक फिर बीच में आके मिलेगा यहाँ से पिंच होकर सेल दो हो जाएगी. पेरिफेरी में आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बोल रहे हो? हाँ, मतलब साइड्स. ठीक है, अब ये क्या हो गया? सेल साइकिल का कौन सा फेज हो गया? इंटरफेज और एम फेज, माइटोटिक फेज, जिसमें कि इंटरफेज में आपने G1, S, G2 पढ़ा और M फेज पढ़ा. अब जो एक फेज मैंने आपको बताया था G0. कई बार क्या होता है कि सेल नॉर्मल अगर डिवाइड होगी, उसका काम है डिवाइड करना, तो पूरा प्रोसेस चलता रहेगा. लेकिन कई बार सेल्स को डिवाइड होना ही नहीं होता. उनका काम होता है स्टोरेज करके रख लो या फिर उनका डिवीजन कहीं खत्म होता है, उसको आगे डिवाइड नहीं होना. तो जो सेल्स आगे डिवाइड नहीं होती हैं वो रेस्टिंग फेज में एंटर हो जाती हैं और उस रेस्टिंग फेज को हम बोलते हैं G0 या G0 फेज. ओके, तो G1 के बाद कई बार कुछ सेल्स जिनको आगे डिवाइड नहीं होना है, जिनका काम स्टोरेज है या उनको जिनका डिवीजन पूरा कंप्लीट हो चुका है, आगे में डिवाइड नहीं होना, वो उसी सीडेंटरी लाइफस्टाइल में बढ़ रहेंगी, वो अपना G0 में एंटर कर जाती हैं. पर जरूरी नहीं है कि अगर वो G0 में एंटर कर गई तो हमेशा G0 में रहेगी. अगर जरूरत पड़ेगी तो दोबारा से नॉर्मल सेल साइकिल के अंदर आ जाएंगे. ठीक है, तो वहां यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हाट इज G0. G0 एक रेस्टिंग स्टेज होता है. यहाँ पे आप देख सकते हो इस डायग्राम के थ्रू G1 फेज जिसमें कि सेलुलर कंटेंट्स डुप्लीकेट होते हैं एक्सेप्ट क्रोमोसोम. S फेज में आपके क्रोमोसोम डुप्लीकेट हो गए. फिर आपका जो G2 फेज है उसमें जो एक्स्ट्रा चीजें रह गई हैं वो सिंथेसाइज हुई, माइटोसिस हुआ. तो ये एक नॉर्मल सेल साइकिल है. लेकिन कई बार कुछ सेल्स जो होती हैं वो G1 के बाद सीधा अरेस्ट हो जाती है, उनकी कोई ग्रोथ नहीं होती आगे और वो G0 स्टेज में रह जाती है. अगर कभी सिग्नल मिलता है, जरूरत होती है अपने डिवीजन की, तो वो दोबारा से पूरा अपना प्रोसेस शुरू कर देते हैं. तो आई होप G0 इज क्लियर टू एवरीवन. अब हम डिटेल में पढ़ेंगे माइटोसिस के बारे में. सो व्हाट इज माइटोसिस? माइटोसिस आप लोग साथ साथ लिख रहे हैं? टाइम नहीं मिल पा रहा, मैं जल्दी जल्दी बोल रही हूँ. सो यू वांट टू राइट? लिखना चाहते हैं आप साथ में कुछ पॉइंट्स? यस मैम. नहीं, मेरे कहने का मतलब है सारा नहीं, आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने हैं. मैम मुझे लिख रहा है. हम तो लिख रहा है. लिख रहे हैं आप? एक बच्चा लिख रहा है. आप लोगों को थोड़ा और टाइम चाहिए? शुड आई बी समवट स्लो? थोड़ा धीरे. ठीक है, चलो हम माइटोसिस से शुरू करते हैं. थोड़ा धीरे धीरे बोलने की अपने. Mitosis is a form of cell division that produce two daughter cells with the same genetic component as the
पेरेंट सेल, यानी जो मदर सेल है बिल्कुल वही कंपोजिशन डॉटर सेल का भी रहेगा, दैट इज नोन एज माइटोसिस। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो क्रोमोसोम्स है वो एस फेज में रेप्लिकेट हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं ताकि वो डॉटर सेल में इक्वली आ जाए। In actively dividing animal cell, the whole process take about 1 hour. The replicated chromosome are attached to a mitotic apparatus that align them and then separate the sister chromatids to produce an even partitioning of the genetic material. This separation of genetic material in a mitotic nuclear division is known as karyokinesis. अगर MCQ आता है which one is karyokinesis तो आप बोलोगे nuclear division. अगर MCQ है which one is cytokinesis आप लिखोगे या फिर टिक करोगे division of cytoplasm. Is followed by a separation of cell cytoplasm in a cellular division or cytokinesis to produce two daughter cells. Mitosis, although a continuous process, is conveniently divided into 5 stages: prophase, prometaphase, metaphase, anaphase and telophase. कई बार सिर्फ 4 stages बोलते हैं हम, prophase, metaphase, anaphase और telophase. ठीक है, प्रोमेटाफेज मतलब मेटाफेज से जस्ट पहले वाली स्टेज, उसको हम प्रोमेटाफेज बोलते हैं। कई बार अर्ली प्रोफेज भी होती है। ठीक है, यहाँ पे सारी स्टेजेस के डायग्राम आपको एक साथ दिखाए गए हैं, प्रोफेज, प्रोमेटाफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। ये सिर्फ एक डायग्राम है जो इस तरह से मैंने दिखा दिया आपको, लेकिन अब हम अलग अलग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अब G2 तो खत्म हो गया, सेल अपने आप को प्रिपेयर कर चुकी है, अब वो कौन से स्टेज में आ गई है? एम फेज में, जिसमें क्या होगा? माइटोसिस। माइटोसिस का सबसे पहला स्टेज क्या है? प्रोफेज। तो प्रोफेज में क्या होता है? प्रोफेज ऑक्युपाइज ओवर हाफ ऑफ माइटोसिस, यानी अगर आप चारों स्टेज को देखो, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, सबसे ज्यादा अमाउंट जो टाइम है वो किसमें रहेगा? प्रोफेज में। ठीक है, इट इज अ लॉन्ग फेज एज कंपेयर टू अदर फेजेस। ठीक है, प्रोफेज occupies over half of mitosis. The nuclear membrane break down to form a number of small vesicles and the nucleus disintegrate. A structure known as centrosome duplicates itself to form two daughter centrosomes that migrate to the opposite end of the cell. The centrosome organize the production of microtubule that form the spindle fiber that constitute the mitotic spindle. The chromosome condense into compact structure. Each replicated chromosome can now be seen to consist of two identical chromatids or sister chromatids held together by a structure known as centromere. प्रोफेज में क्या क्या हुआ? जब G1 में सेल ने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया और वो प्रोफेज के अंदर आती है, तो क्रोमोसोम जो होते हैं वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उस वक्त, लेकिन फिर धीरे धीरे वो कॉम्पैक्ट होना शुरू हो जाते हैं, कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो आप उनको देख सकते हो, अब वो पूरा क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर आपने देखा है बिल्कुल वैसे दिखने शुरू हो जाते हैं। और क्या क्या चीजें होती हैं? जो सेंट्रोसोम होते हैं आपके, वो थोड़ा थोड़ा अलग होना शुरू हो जाते हैं, उससे पोल भी जाना शुरू हो जाते हैं और उनसे माइक्रोट्यूब्यूल्स बनने शुरू हो जाते हैं। तीसरी क्या होती है कि आपका जो न्यूक्लियोलस है और जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो डीजनरेट होना शुरू हो जाता है। तो ये सब किसमें होता है? प्रोफेज में। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। These two are sister chromatids। बीच में जो आपका रीजन है दैट इज सेंट्रोमियर रीजन, और यहाँ पे सेंट्रोमियर के रीजन में स्पिंडल्स ट्यूब्यूल्स आती है जो अटैच करती है क्रोमैटिड्स को, सिस्टर क्रोमैटिड्स को। सो दिस इज द स्ट्रक्चर। अब ये जो आपको डायग्राम दिखाया गया है ये लेट G2 फेज का है, तो उसमें आप देख सकते हो जो क्रोमोसोम है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखा रहे हैं, लेकिन जब ये प्रोफेज में आ जाता है, अर्ली प्रोफेज में, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कंपैरेटिवली कॉम्पैक्ट हो चुके हैं, क्रोमोसोम की पूरी शेप आपको नजर आ रही है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि माइटोटिक स्पिंडल बनना शुरू हो गया है, सेंट्रोसोम्स जो है वो अलग अलग होने शुरू हो गए हैं, और यहाँ पे उन्होंने क्या बनाना शुरू कर दिया है? स्पिंडल फॉर्मेशन करना शुरू हो गया है यहाँ पे। ठीक है, सो प्रोफेज में कौन कौन सा स्टेप हुआ? इन अर्ली प्रोफेज द सेल स्टार्ट टू ब्रेक डाउन सम स्ट्रक्चर्स एंड बिल्ड अप अदर स्ट्रक्चर्स, सेटिंग द स्टेज फॉर डिवीजन ऑफ द chromosome. The chromosome start to condense. The mitotic spindle begin to form. The spindle, what is spindle? It is a structure made up of microtubules. These are strong fiber that are part of cell skeleton. बिना skeleton के cell रहेगी? एक framework तो चाहिए होता है ना? ठीक है, तो that is your cytoskeleton. Its job is to organize the chromosome and move them around during mitosis. The spindle grows between the centrosome as they move apart. जैसे वो दूर होते चले जाएंगे वैसे स्पिंडल बनता चला जाएगा। In nucleolus
or nucleoli are part of nucleus where ribosomes are made disappear. This is a sign that nucleus is getting ready to break down. वही चीज जो मैंने आपको बताई वो दोबारा से रिपीट करिए कि प्रोफेज में क्या क्या हुआ, कॉम्पैक्टनेस बढ़ गई, माइक्रोट्यूब्यूल्स बनने शुरू हो गए और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस डिसअपियर होना शुरू हो गया. सो दिस इज योर अर्ली प्रोफेज. अब आता है लेट प्रोफेज या जिसको आप प्रो मेटाफेज भी बोल सकते हो. ठीक है, तो लेट प्रोफेज बोल दो या फिर अर्ली मेटाफेज बोल दो. इसमें डायग्राम देखो, आप देख सकते हो कि पूरी तरह से कॉम्पैक्ट हो चुके हैं आपके क्रोमोसोम. दिख रहे हैं स्पिंडल फाइबर, ये दोनों अलग अलग पोल पे आ चुके हैं. सेंट्रोसोम पूरा स्पिंडल फाइबर बन चुका है और न्यूक्लियर एनवलप आपको कहीं नहीं दिखाई दे रहा है. ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पे इन लेट प्रोफेज, sometimes also called as pro-metaphase, the mitotic spindle begin to capture and organize the chromosome. यानी जो आपके माइटोटिक स्पिंडल्स हैं वो कहाँ पे, सेंट्रोमियर पे अटैच होने शुरू हो गए हैं. सेंट्रोमियर पे क्या होता है, काइनेटोकोर होता है, वहां पे स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं वो अटैच होते हैं. आगे दिखाऊंगी आपको. The chromosome become even more condensed, so they are more compact. The nuclear envelope break down, releasing the chromosome. The mitotic spindle grows more and some of the microtubules start to capture chromosome. यानी सेंट्रोमियर पे जो काइनेटोकोर है वहां से अटैच होना शुरू हो जाते हैं. वो यहाँ पे अटैचिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है. यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सेंट्रोमियर जो रीजन है इसके साइड में यहाँ पे लाइट पर्पल कलर से आपको काइनेटोकोर दिखाया गया है जहाँ पे कि स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं. ये डायग्राम है, आप यहाँ पे भी देख सकते हो. Microtubules can bind to chromosome at the kinetochore, a patch of protein found on the centromere of each sister chromatid. Centromeres are the region of DNA where the sister chromatids are most tightly connected. Everybody know what is centromere? अब काइनेटोकोर भी समझ में आ गया सबको. सेंट्रोसोम और सेंट्रोमियर में कंफ्यूज तो नहीं होगे. सेंट्रोमियर वो पार्ट होता है जहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड टाइटली अटैच होती है. सेंट्रोसोम जहाँ से माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्मेशन शुरू होता है. ठीक है, बच्चों को नींद तो नहीं आ रही है? मजा आ रहा है पढ़ने में? ठीक है. Microtubules that bind a chromosome are called kinetochore microtubules. Microtubules that don't bind to kinetochore can grab onto the microtubules from the opposite pole, stabilizing the spindle. More microtubules extend from each centrosome towards the edge of the cell, forming a structure called ester. ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसको एस्टर बोलते हैं. जो माइक्रोट्यूब्यूल काइनेटोकोर से अटैच हो रहे हैं वो तो आपको दिख ही रहे हैं, लेकिन जो काइनेटोकोर से अटैच नहीं हो रहे हैं वो बढ़ते चले जाते हैं. ये दिख रहे हैं यहाँ पे, ये तो इनका क्या काम होता है, ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे एस्टर को. ठीक है, मजबूती प्रदान करते हैं. राइट, यहाँ तक हुआ. अब आगे चलते हैं. अब आता है हमारा मेटाफेज. सो प्रोफेज और प्रोमेटाफेज क्लियर हुआ आपको. अब मेटाफेज शुरू करते हैं. मेटाफेज में अगर आप डायग्राम पे देखें तो आपको दिख रहा होगा कि पूरे जो आपके क्रोमोसोम्स है वो एक प्लेट पे लाइन होते हैं. इस प्लेट को बोलते हैं मेटाफेज प्लेट. अलाइनमेंट हो गया है. तो क्या पहचान है मेटाफेज की कि आपके जितने भी क्रोमोसोम है वो बीच में जो प्लेट है मेटाफेज प्लेट उस पे अलाइन हो चुके हैं. In metaphase, the spindle has captured all the chromosome and lined them up at the middle of the cell, ready to divide. यानी मेटाफेज में कैप्चरिंग प्रोसेस पूरा हो चुका है और अलाइनमेंट हो चुका है. All the chromosome aligned at the metaphase plate. At this stage, the two kinetochore of each chromosome should be attached to microtubules from opposite spindle pole. यहाँ जो आपको क्रोमोसोम आपको दिखाई दे रहा है, एक अटैचमेंट उस पोल से है ट्यूब्यूल और एक इससे है. अब क्या होगा, खींचना शुरू करेगा. माइक्रोट्यूब्यूल अपने आप को खींचेंगे जिससे कि जो दोनों सिस्टर क्रोमेटिड है वो अलग हो जाएंगे. ऑलराइट, एक पुल इस साइड से आएगा और एक पुल इस साइड से आएगा. Before proceeding to anaphase, the cell will check to make sure that all the chromosomes are at the metaphase plate with their kinetochore correctly attached to the microtubule. This is called spindle checkpoint. यानी मेटाफेज में जब सारा पूरा अलाइनमेंट हो जाता है और एनाफेज शुरू होने वाली होती है उससे पहले एक चेक पॉइंट होता है. उस चेक पॉइंट पे सेल रुक के ये देखती है कि अलाइनमेंट प्रॉपर है कि नहीं है, सारे काइनेटोकोर से अटैचमेंट है कि नहीं है, कोई एक आधा क्रोमोसोम हैंगिंग कंडीशन में तो नहीं है कि एक तरफ से अटैच है दूसरी तरफ से अटैच नहीं है, या अलाइनमेंट इम्प्रॉपर है. अगर इस तरह से प्रोसीड हो गई इम्प्रॉपर कंडीशन में तो क्या होगा, ट्यूमरस सेल्स बन जाएंगी आगे जाके. ठीक है, तो इसलिए इस चेक पॉइंट पे रुक के थोड़ी देर लेती है सेल और ये देखती है कि हर चीज परफेक्ट है कि नहीं है.
अगर हर चीज परफेक्ट है तभी सेल आगे बढ़ेगी, अदरवाइज उसी चेक पॉइंट पे रुक जाएगी अगर उसको कोई गड़बड़ नजर आती है। ऑलराइट, दिस इज कॉल्ड द स्पिंडल चेक पॉइंट एंड हेल्प इंश्योर दैट द सिस्टर क्रोमैटिड्स विल स्प्लिट इवनली between the two daughter cells when they separate in the next step. If a chromosome is not properly aligned or attached, the cell will halt division until the problem is fixed. तो इसकी क्या यूनिक प्रॉपर्टी है मेटाफेज की कि अलाइनमेंट हो गया है, ठीक है। नाउ लेट्स गो टू एनाफेज। अब एनाफेज में आप देख सकते हो कि जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है वो अलग-अलग हो चुकी हैं, एक इस तरफ जा रही है, एक दूसरी तरफ जा रही है। In anaphase, the sister chromatids separate from each other and are pulled towards opposite end of the cell. The protein glue that hold the sister chromatids together is broken down, allowing them to separate. Each is now its own chromosome. The chromosome of each pair are pulled towards opposite end of the cell. Microtubules not attached to chromosome elongate and push apart, separating the poles and making the cell longer. All of these processes are driven by motor protein, molecular machines that can walk along microtubules, track and carry a cargo. In mitosis, motor protein carry chromosome or other microtubules as they walk. अब ये क्या है? जो मोटर प्रोटीन्स हैं, उनका नाम मोटर क्यों है? क्योंकि वो क्या करते हैं? ले जा रहे हैं एक जगह से दूसरी तरफ, इसलिए इनका नाम मोटर प्रोटीन है। कौन से स्पेसिफिक मोटर प्रोटीन है वो आपके सिलेबस में नहीं है, बस यू शुड नो देयर आर सर्टेन मोटर प्रोटीन्स व्हिच हेल्प इन द सेपरेशन ऑफ टू सिस्टर क्रोमैटिड्स, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं? इलोंगेट होते हैं, खिंचाव होता है पोल्स की तरफ और सेल्स भी इलोंगेट हो जाती हैं, ठीक है। जो माइक्रोट्यूब्यूल्स अटैच नहीं है वो बड़े होने लगते हैं ताकि सेल्स भी एनलार्ज होते चले जाए, जो अटैच है वो क्रोमैटिड्स को अलग-अलग करना शुरू कर देते हैं। सो दिस अकर ड्यूरिंग द एनाफेज। मोटर प्रोटीन जिनको बोलते हैं, जिनको खींचने पाने की तरह, मोटर प्रोटीन माइक्रोट्यूब्यूल्स के ऊपर अटैच रहते हैं और धीरे-धीरे उसको ऊपर ले जाने में हेल्प करते हैं, ठीक है, इसलिए उनका नाम मोटर प्रोटीन है। अब आती है आपकी टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होता है? इन टीलोफेज द सेल इज नियरली डन डिवाइडिंग एंड इट स्टार्ट टू रीएस्टैब्लिश इट्स नॉर्मल स्ट्रक्चर एज साइटोकाइनेसिस टेक प्लेस। यानी जो डिवीजन होना था, क्रोमोसोम अलग-अलग हो गए, अब वो धीरे-धीरे क्या करेगी? इस स्टेज पे साइटोकाइनेसिस होने वाली है तो वो अपनी सारी जितनी भी चीजें वो फिर से रीऑर्गेनाइज करना शुरू कर देगी। द माइटोटिक स्पिंडल इज ब्रोकन डाउन इनटू इट्स बिल्डिंग ब्लॉक्स, यानी जो माइटोटिक स्पिंडल बने हैं वो दोबारा से टूट जाएंगे और बिल्डिंग ब्लॉक्स के रूप में आ जाएंगे। टू न्यूक्लियाई फॉर्म, वन फॉर ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियाई रीअपियर। यानी जो आपकी प्रोफेज में चीजें डिसअपियर हो गई थी वो टीलोफेज में रीअपियर होने शुरू होती है या फिर कह सकते हैं रीऑर्गेनाइज होना शुरू हो जाती है। The chromosome begin to decondense and return to their stringy form or thread-like form, ठीक है। तो ये हो गया आपका टीलोफेज। अब टीलोफेज के बाद क्या होगा? वही साइटोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। साइटोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म टू फॉर्म टू न्यू सेल्स overlap with the final stage of mitosis, that is telophase. It may start in either anaphase or telophase depending on the cell and finishes shortly after telophase. जो डिफरेंस है एनिमल और प्लांट सेल का वो मैं आपको बता चुकी हूँ। यहाँ पे क्लीवेज पोरो बनता है, यहाँ पे सेल प्लेट फॉर्मेशन होती है। ऑलराइट, सो सबको समझ में आया माइटोसिस कौन सी स्टेज क्या करती है? अब जब साइटोकाइनेसिस हो गया फिर क्या होगा? यानी आपका एम फेज पूरा कंप्लीट हो गया। अब वो कहाँ जाएगी? इंटरफेज में। इंटरफेज में पहला फेज कौन सा आपका? G1 फेज। तो G1 फेज में आपको ये दोनों आइडेंटिकल डॉटर सेल जो एक मदर सेल से बनी है, इस तरह का स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा। While cytokinesis finishes, we end up with two new cells, two daughter cells, each with a complete set of chromosomes identical to that of her mother cell. The daughter cell can now begin their own cellular lives. And depending on what they decide to be when they grow, they may go under mitosis themselves, repeating the whole cycle again. ठीक है, तो ये आपकी G1 फेज है। इसके बाद अगर उसको डिवाइड होना है तो वो आगे चलेगी S फेज करेगी, अदरवाइज वो G0 फेज में चली जाएगी। अब यहाँ जो पिक्चर है वो पूरा आपको प्रोफेज से लेके साइटोकाइनेसिस का डायग्राम शो हो रहा है। उसमें कौन-कौन से स्टेप्स होते हैं ये शो हो रहे हैं और नीचे ये फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप के थ्रू पिक्चर्स दी गई हैं जो मैंने यहाँ पे लगाई हैं। अब आप देखो, अगर कोई आपको सिर्फ ये पिक्चर दिखाए तो क्या आप बता पाओगे? ऊपर ना देख के अगर आपको सिर्फ ये पिक्चर दिखाई जाए, क्या बता सकते हो कि कौन सा स्टेज है? अगर आपको समझ में आया, आप देख रहे हो कि बीच में
सब अरेंज हो गए हैं, तो ये जरूर मेटाफेज है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि अलग अलग जा रहे हैं, है ना। यहाँ पे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है, कॉम्पैक्ट हो रहा है। तो अगर आप चाहते हैं तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि पूरा जब तक पढ़ा है उसका क्रक्स है। 5 माइक्रोन क्या लिख रहा है, यूएम क्या है? माइक्रोमीटर साइज दिखा रखा है। जो आप कुछ भी फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप में पिक्चर वगैरह लेते हो तो आप एक स्केल लेके चलते हो कि इतना जो साइज है वो इसके हिसाब से, तो दिस मच ऑफ स्केल इज इक्वल टू 5 माइक्रोमीटर। सो प्लीज नोट डाउन बिकॉज दिस स्लाइड इज द क्रक्स ऑफ द होल स्लाइड दैट यू हैव स्टडीड टिल नाउ। ओके, सो आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स, आप लोग प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए। तुम पानी पी लेना। फ्रॉम द सेंट्रोसोम निकलते हैं, वहां से सेंट्रोसोम से निकलना शुरू होते हैं। मच का मतलब ये होता है। ठीक है, इसको कोई भी क्वेरी है मुझसे भी यहाँ पे हम अलग तरह से पढ़ा रहे हैं, कॉलेज में एक अलग तरीका होता है, वहाँ पे नॉर्मल लेक्चर्स डिलीवर होते हैं। यहाँ पे क्योंकि आप 12th के लेवल के हो तो हर तरह से देखना पड़ता है। 11th का बच्चा अलग थॉट प्रोसेस के साथ होता है, 12th वाला अलग, और जो 12th पास आउट कर चुका था उसका अलग होता है। आई होप आप लोगों को काफी टाइम मिल गया आगे चलने। अच्छा, 2 मिनट और ले लीजिए। इस बीच में इस टाइम में किसी को कोई क्वेरी है अब तक का जो पढ़ाया गया है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। समझ में आ गया सबको यहाँ तक? आप बाद में जो एमसीक्यूज होंगे सबके आंसर दे पाओगे? हाँ, सही बात है। मैं वहां पे खड़ी हूँ, उसको मैं ये स्लाइड दोबारा से लगा दूँ। अच्छा, अभी मैंने आपको चेक पॉइंट की बात करी थी, तो एक स्लाइड में चेक पॉइंट की भी डाल दी है। कई बार इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। रेगुलेशन, द प्रोग्रेशन ऑफ सेल through the cell cycle is controlled by various checkpoints at different stages. These detect if a cell contains damaged DNA and ensure those cells do not replicate and divide. The restriction point denoted by R is located at G1. कौन बोल रहा है बीच में? Please behave yourself. The restriction point R is located at G1 and is a key checkpoint. The vast majority of cells that pass through the R point will end up completing the entire cell cycle. If damaged, other checkpoints are located at the transition between G1 and S and G2 and M. यानी different points पे check point होते हैं जहाँ पे सेल ये चेक करती है कि अब तक का प्रोसेस नॉर्मल है, कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है मेरे अंदर। अगर उसको लगेगा एबनॉर्मलिटी है वो वहीं पे रुक जाएगी, और उसको लगेगा सब कुछ नॉर्मल चल रहा है तो वो चेक पॉइंट से आगे चली जाएगी। ठीक है, if damaged DNA is detected at any checkpoint, activation of the checkpoint result in increased p53 protein production. अगर कहीं भी उसे लगता है कि डैमेज है डीएनए में तो उस चेक पॉइंट पे क्या होगा, p53 प्रोटीन जो है वो प्रोड्यूस होगा। p53 है क्या? p53 is a tumor suppressor gene that stop progression of the cell cycle and start repair mechanism for the damaged DNA. यानी जो सेल्स ट्यूमरस हो जाती हैं, ठीक है, कुछ भी उनके अंदर एब्नॉर्मलिटी आ गई है तो p53 एक ऐसी जीन होती है जो उसको चेक करती है, कोशिश करती है कि वो यहाँ पे ही खत्म हो जाए, आगे ना बढ़े, वरना वो कैंसर फैला सकती है। If this DNA cannot be repaired, it ensures the cell undergo apoptosis यानी kill itself and can no longer replicate. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि चेक पॉइंट ढंग से काम नहीं करते और अगर सेल एब्नॉर्मल कंडीशन में आगे बढ़ गई तो वहां पे ट्यूमरस ग्रोथ हो जाती है। This cell cycle is also closely regulated by cyclins, which control cell progression by activating cyclin-dependent kinase enzymes.
An example of tumor suppressor protein is retinoblastoma protein, जिसको short form में RB भी कहते हैं. It is retinoblastoma protein. RB क्या करता है? RB restrict the ability of a cell to progress from G1 to S phase in the cell cycle. CDK, that is cyclin dependent kinase enzyme, phosphorylate RB to PRB. यानी ये क्या करते हैं? ये जो एंजाइम है ये phosphate group ऐड कर देता है, making it unable to restrict cell proliferation, thereby inhibiting its cell growth suppressing properties. यानी अगर phosphate group उस पे ऐड हो जाएगा तो उसकी जो एबिलिटी है restrict करने की सेल को वहीं पे वो खत्म हो जाएगी. Alright? This allows cell to divide normally in the cell cycle. तो कुछ चेक पॉइंट्स होते हैं वो आप इस फिगर में भी देख सकते हैं कहाँ-कहाँ वो चेक पॉइंट्स हैं. ये सारे चेक पॉइंट्स और ये सारे वो एंजाइम्स जो इन चेक पॉइंट्स में हेल्प करते हैं. ऑलराइट, क्योंकि ये दो जगह ओवरलैप हो रहा है तो आपको कुछ चीज शायद दिख नहीं रही. तो ऊपर यहाँ पे G2 चेक पॉइंट लिखा हुआ है और यहाँ पे साइक्लिन CDK1 लिखा हुआ है. यहाँ पे साइक्लिन CDK4, ये अलग अलग एंजाइम्स होते हैं तो इनको अलग अलग नाम से डिनोट किया गया है. ये अलग अलग चेक पॉइंट्स पे काम करते हैं. ठीक है, तो मोटे तौर पे इस स्लाइड का सिर्फ इतना मतलब है कि कुछ चेक पॉइंट्स होते हैं. जैसे ट्रैफिक सिग्नल होता है ना, रेड हो गया यहाँ पे रुक जाओ नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा, जब वो ग्रीन हो जाएगा तभी आगे जाना. उसी तरह ये सेल के चेक पॉइंट्स होते हैं जो सेल को ये बताते हैं कि एवरीथिंग इज नॉर्मल सो गो अहेड, इफ एनीथिंग इज एब्नॉर्मल यही रुक जाओ, चेक इट, रेक्टिफाई इट, देन मूव अहेड. ठीक है, बेटा लास्ट में लूंगी मैं आपकी क्वेरीज. ठीक है, अभी आप जो भी पढ़ा रहे हो उसको आगे करते हैं. जिसकी जो क्वेरी है वो प्लीज लिख ले, लास्ट में आपकी क्वेरीज दे दूंगी क्योंकि मैं चाहती हूँ वीडियो से एक बार कंप्लीट हो जाए. अगर बीच में क्वेरीज भी तो शायद टाइम शॉर्ट ना हो जाए. ऑलराइट, तो मैं आपकी सारी क्वेरीज दूंगी. नाउ व्हाट इज मियोसिस? अब माइटोसिस खत्म हो गया, माइटोसिस हमने पढ़ लिया. माइटोसिस में क्या हुआ? मदर सेल के रेप्लिकेट्स बन गए, उतना ही डीएनए है जितना मदर सेल है. ठीक है, अब मियोसिस क्या चीज होती है? मियोसिस is used for almost all of our body cell division. Mitosis is used for almost all of our body cell division needs. It adds new cells during development and replace old and worn out cells throughout your life. The goal of mitosis is to produce daughter cells that are genetically identical to their mothers with not a single chromosome more or less. ये तो हो गया crux में what is mitosis. Now let's come to what is meiosis. Meiosis, on the other hand, is used for just one purpose in the human body: the production of gametes or sex cells, or we can say sperms and egg. Its goal is to make daughter cell with exact half as many chromosome as the starting cell. ठीक है, यानी जो आपकी starting cell है उसमें जितने क्रोमोसोम हैं, meiosis के बाद जो नई सेल बनेगी उसमें क्या होगा? उसकी just half होंगे. और माइटोसिस में इक्वल थे, meiosis में half हो रहे हैं. Meiosis in humans is a division process that takes us from diploid cell, one with two set of chromosome, to haploid cell, one with a single set of chromosome. ठीक है, diploid is denoted by 2n, haploid is denoted by 6n. Alright. In humans, the haploid cells made in meiosis are sperms and eggs. यानी मोस्टली क्या होता है? माइटोसिस होता है, लेकिन जो आपकी गेमेट्स होते हैं वो कैसे बनेंगे? meiosis से. क्यों? क्योंकि जब फर्टिलाइजेशन होगा तो फिर डबल हो जाता है अमाउंट. तो अगर डिप्लॉयड हो जाएगा तो 4n हो जाएगा ना. तो यू नीड हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम सो दैट आफ्टर फर्टिलाइजेशन व्हेन गैमीट फ्यूजेस इट रिस्टोर द डिप्लॉयड क्रोमोसोम सेट. When a sperm and egg join fertilization, the two haploid set of chromosome form a complete diploid set, that is a complete gene. ठीक है, meiosis is a form of cell division that produces haploid cells or gametes from diploid cells. The process takes the form of one DNA replication followed by two successive nuclear and cellular division. Over here, two division take place: meiosis 1 और meiosis 2. अब उसमें क्या डिफरेंस है ये मैं आपको बताऊंगी. meiosis 1 को पहले कंसिडर करते हैं और फिर हम meiosis 2 पे जाएंगे. So what is meiosis 1? In meiosis 1, a special cell division reduces the cell from diploid to haploid. यानी जो meiosis का फर्स्ट पार्ट है जिसको हम meiosis 1 कह रहे हैं उसमें क्या होता है? डिप्लॉयड से हैप्लॉयड सेल बनती है. meiosis 1 में आपके अलग-अलग फेजेस हैं: प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज. तो अभी हम प्रोफेज के ऊपर फोकस करते हैं क्योंकि meiosis 1 जब हम यूज कर रहे हैं तो
यहाँ पे जो आपका होगा वो प्रोफेज 1 होगा, मेटाफेज 1 होगा, एनाफेज 1 होगा, टेलोफेज 1 होगा। जब हम मियोसिस 2 की बात करेंगे तो प्रोफेज 2 बोलेंगे हम उसे, ठीक है। सो इन प्रोफेज 1 द होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर, जो आपके होमोलोगस क्रोमोसोम है, 1 फ्रॉम मदर 1 फ्रॉम फादर, होमोलोगस पेयर हो गया, वो पेयर हुए, आपस में पेयरिंग हुई उनकी, और उन्होंने क्या किया, एक्सचेंज डीएनए टू फॉर्म रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम। So what happened in prophase 1? The homologous chromosome pair and exchange the DNA to form recombinant chromosome. Now prophase is again divided into 5 phases. Prophase 1 में मोटे तौर पे क्या हुआ कि जो आपकी homologous chromosome है, 1 from father 1 from mother, they pair and they do recombination. अब इसको छोटे-छोटे phases में डिवाइड किया गया है, जिसको हम बोलते हैं लैक्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ठीक है। अब इन स्टेप्स में क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर एमसीक्यूज आते ही हैं, जो अभी मैं आपको आगे डिस्कस करूंगी, तो जस्ट फोकस ऑन दिस। व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग लैक्टोटीन प्रोफेज के अंदर, जो लैक्टोटीन फेज है उसमें क्या होता है, क्रोमोसोम स्टार्ट टू कंडेंस। यहाँ पे फिर वही बात हुई, कुछ चीजें ओवरलैपिंग करेंगी माइटोसिस से, तो आपके लैक्टोटीन में क्या हुआ, क्रोमोसोम स्टार्ट टू कंडेंस। फिर आया आपका जाइगोटीन, वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो इसको भी। होमोलोगस क्रोमोसोम बिकम क्लोजली एसोसिएटेड, यानी सिनेप्सिस, कई बार एमसीक्यू आता है सिनेप्सिस अगर एट अलग-अलग फेजेस के नाम आ जाएंगे तो आपको टिक करना होता है, तो याद रखो सिनेप्सिस अगर एट जाइगोटीन। क्या होता है सिनेप्सिस, होमोलोगस क्रोमोसोम बिकम क्लोजली एसोसिएटेड व्हिच इज नोन एज सिनेप्सिस टू फॉर्म पेयर ऑफ क्रोमोसोम, जिसको हम बोलते हैं बाइवेलेंस, कंसिस्टिंग ऑफ 4 क्रोमेटिड्स, टेट्राड्स। 4 क्रोमेटिड्स को हम टेट्राड बोलते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका पैकाइटीन, क्रॉसिंग ओवर बिटवीन पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम टू फॉर्म काइस्मेटा। क्रॉसिंग ओवर यानी एक दूसरे के ऊपर क्रॉस ओवर होते हैं वो, और उस चीज को जो क्रॉसिंग ओवर है उसको हम क्या बोलते हैं, काइस्मेटा, ठीक है। तो काइस्मेटा कब ऑब्जर्व होता है, पैकाइटीन में। देन वी हैव डिप्लोटीन, होमोलोगस क्रोमोसोम स्टार्ट टू सेपरेट बट रिमेन अटैच्ड बाय काइस्मेटा, यानी डिप्लोटीन में वो धीरे-धीरे हटना शुरू हो जाते हैं, लेकिन जहां-जहां काइस्मेटा है वहां पे वो अभी भी अटैच्ड है। फिर आता है आपका डाइकाइनेसिस, यहाँ पे क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम कंटिन्यू टू सेपरेट एंड काइस्मेटा मूव टू द एंड ऑफ द क्रोमोसोम, धीरे-धीरे हटना शुरू हो जाता है। तो ये आपके हो गए प्रोफेज 1 के अंदर, क्या हो गया, लैक्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस, ठीक है, रिकॉम्बिनेशन हो गया। इस दौरान फिर आता है आपका प्रोमेटाफेज, स्पिंडल एपिटस फॉर्म्ड एंड क्रोमोसोम अटैच्ड टू स्पिंडल फाइबर बाय काइनेटोकोर्स, ठीक है। यहाँ पे आपके पेयरिंग हुई और रिकॉम्बिनेशन हुआ प्रोफेज 1 में। प्रोमेटाफेज 1 में स्पिंडल एपिटस बन गया और जो आपकी क्रोमोसोम है वो अटैच हो गए स्पिंडल फाइबर से, कहां से, काइनेटोकोर से। काइनेटोकोर कहां थे, सेंट्रोमियर के सेंटर में, ठीक है। फिगर बाद में दिखाऊंगी अभी आपको, अभी सिर्फ पढ़ लेते हैं इसको, फिर फिगर से और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। प्रोमेटाफेज के बाद आपका क्या है, मेटाफेज 1। यहाँ पे क्या हुआ, जो आपकी होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, they are arranged as a double row along the metaphase plate, वही दिखाया था माइटोसिस में, तो इस तरह से वो वहां पे तो सिंगल सिंगल था, यहाँ पे पेयरिंग हो गई है, मेटाफेज प्लेट में जो पेयर्स है वो अलाइंड हो गए हैं। The arrangement of the paired chromosome with respect to the poles of the spindle apparatus is random along the metaphase plate, यानी जो आपके होमोलोगस क्रोमोसोम में जो उनकी पेयरिंग है वो रैंडम है, मदर वाला इधर हो सकता है, फादर वाला इधर हो सकता है, सारे मदर इधर हो सकते हैं, सारे फादर हो सकते हैं, तो इट्स रैंडम, यू नेवर नो कि किस तरह से पेयरिंग हुई है। Then comes the एनाफेज 1, जब मेटाफेज में पेयरिंग हो गई, मेटाफेज प्लेट में अलाइंड हो गई, उसके बाद हमारा एनाफेज आया। एनाफेज में क्या हुआ, तो होमोलोगस क्रोमोसोम इन ईच बाइवेलेंट आर सेपरेट एंड मूव टू द अपोजिट पोल ऑफ द सेल, ठीक है। अब स्पिंडल फाइबर ने अपोजिट पोल की तरफ खींचना शुरू किया, तो एक होमोलोगस यहाँ गया, एक इस साइड पे चला गया। Then telophase 1, the chromosome become diffuse and nuclear membrane reform, यहाँ पे जब अपोजिट पोल में पहुंच गए टेलोफेज में क्या हुआ, जो क्रोमोसोम है वो डिफ्यूज हो गए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीफॉर्म हो गई, ठीक है। उसके बाद आपका साइटोकाइनेसिस हुआ। यहाँ पे क्रोमोसोम दिखाए गए हैं अलग अलग कलर से, डिनोट किया गया है पेरेंटल और मैटरनल, ठीक है। नीचे जो एबीसी दिखाई गई है वो एलील्स दिखाई गई है, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रही है, रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस दिखाया गया है क्रोमोसोम का। अब आप देख सकते हैं कि रिकॉम्बिनेशन होने के बाद इतना स्ट्रेच जो सी रील है वो इधर चली गई है और जो बिग सी से डिनोट है वो इधर आ गया है, सो दिस इज रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस, इसीलिए मियोसिस में वेरिएशंस होते हैं, ऑलराइट।
यहाँ पे आप देख सकते हो सिस्टर क्रोमेटिड्स है, होमोलोग्स दिखा रखे हैं पिंक कलर से पर्पल कलर से, और ये दोनों अटैच है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स से। ये प्रोटीन्स होते हैं जो इनको आसपास रखते हैं, बांधे रखते हैं आपस में। ये फिगर आप देख सकते हो प्रोफेज 1 में मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1, वही चीज जो भी आपको बताइए, ठीक है। आई होप दिस मच इज क्लियर। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो पेयर हो गए और सिनेप्सिस हुई, रिकॉम्बिनेशन हुआ, रिकॉम्बिनेशन के बाद फिर दोनों अलग हो गए। ये तो हो गया आपका प्रोफेज फर्स्ट में। फिर आपका मेटाफेज फर्स्ट है, रेंडमली पेयरिंग हो गई मेटाफेज पे, ठीक है। उसके बाद स्पिंडल फाइबर अटैच हो गए, एनाफेज में हमने पुल किया अपोजिट पोल पे, तो होमोलोगस पेयर अलग अलग हो गए। और फिर टेलोफेज में दो सेल्स मतलब दोनों न्यूक्लियर डिवीजन अलग अलग हो गया। ऑलराइट, अब क्या होगा, मियोसिस 2 होगा, और मियोसिस 2 में क्या होगा, वही जो माइटोसिस में हुआ था, सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग अलग हो जाएंगे। Cell move from meiosis 1 to meiosis 2 विदाउट कॉपिंग देयर डीएनए। अब यहाँ पे डीएनए कॉपी करने की जरूरत है, सिंपल मियोसिस 1 हुआ, मियोसिस 2 के अंदर सेल एंटर हो गई। मियोसिस 2 इज अ शॉर्टर एंड सिंपलर प्रोसेस देन मियोसिस 1, एंड मियोसिस 2 इज एन माइटोसिस फॉर हैप्लॉइड सेल्स। The cells that enter meiosis 2 are the one made in meiosis 1. जो meiosis 1 में cells बन के अब वो meiosis 2 में enter हुई। The cells are haploid, have just one chromosome from each homolog pair, but their chromosome still consist of 2 sister chromatids. In meiosis 2, the sister chromatids separate, making haploid cells with non-duplicated chromosomes. इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, This shows phases of meiosis 2. I hope अब सिर्फ फिगर देख के आप पहचान सकते हो कि कौन सा फेज है, ठीक है। सबकी कैरेक्टरिस्टिक आपको पता चल गए हैं कि अगर प्रोफेज होगा तो ये है पिक्चर ऐसे दिखेगी, मेटाफेज होगा तो अलाइनमेंट दिखाई देगा आपको बीच प्लेट में, एनाफेज है तो आपको पुल होते हुए दिखाई देंगे, टेलोफेज है तो आपको दो सेल्स बनती दिखाई देंगी। During prophase 2, the chromosome condenses and the nuclear envelope breaks down if needed. The centrosome moves apart, the spindle forms between them, and the spindle microtubule begin to capture the chromosome. The two sister chromatids of each chromosome are captured by microtubules from opposite spindle pole. In metaphase 2, the chromosome line up individually along the metaphase plate. In anaphase 2, the sister chromatids separate and are pulled towards opposite pole of the cell. In telophase 2, nuclear membrane form around each set of chromosome and the chromosome decondenses. Now again the cytokinin will split the chromosome into 2 new cells, forming the final product of meiosis. What will be the final product of meiosis? 4 haploid cells, in which each chromosome have just 1 chromatid. In humans, the product of meiosis are sperm or egg cells. फिर वही एनिमल सेल्स अलग तरह से डिवाइड होंगी, प्लांट सेल अलग तरह से डिवाइड होंगी, ठीक है। मैं इसको फिर से रिपीट करना चाहूंगी, ये जो दो स्लाइड्स हैं, लेट्स रीड देम अगेन। What happened during prophase 1? The chromosome began to condense and pair up. Each chromosome carefully aligns with its homolog partner so that the two match up at corresponding position along their full length. In this image, you can see that the letter A, B, and C capital में represent gene found at particular spots on the chromosome with capital and lower letters for different form या फिर alleles of each gene. The DNA is broken at the same spot of each homolog here between B and C and reconnected in a criss-cross pattern so that the homolog exchange part of their DNA. इस पिक्चर से क्या डिनोट किया गया है? दो होमोलोग क्रोमोसोम दिखाए गए हैं, दोनों अलग अलग कलर से कोड किया गया है, उनके ऊपर उनके एलील्स दिखाए गए हैं। ये कैपिटल लेटर से डिनोट किए हैं और ये स्मॉल से। तो यहाँ पे क्या दिखाया गया है? रिकॉम्बिनेशन कैसे हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर हो रही है, और ये जो C है, B और C के बीच में ब्रेकेज हो रहा है, ये पार्ट इतना यहाँ पे आ गया और इसका वाला पार्ट यहाँ पे चला गया। तो ये क्या हो रहा है? यहाँ पे वेरिएशन आ गई कि नहीं आ गई क्रोमोसोम से, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रोसेस हुआ।
This process in which homologous chromosome trade parts is called crossing over. इस पार्ट को बोलते हैं crossing over. It is held along by protein structure called the synaptonemal complex that hold the homologs together. जो यहाँ पे दिखाया गया है, ये प्रोटीन्स होते हैं जो इन दोनों पेयर्स को आपस में बांधे रखते हैं. ठीक है? The chromosome would actually be positioned one on top of the other as an image below. You can see this image. Throughout crossing over, they are only shown side by side in this image. Okay? We can see crossover under a microscope as chiasmata. जो आप माइक्रोस्कोप में अगर ऑब्जर्व करोगे तो आपको chiasmata दिखाई देगी. तो आपको समझ में आ रहा है कि crossing over is going on. Cross-shaped structure where homologs are linked together. Chiasmata keep the homolog connected to each other after synaptonemal complex breakdown. So each homolog pair need at least one. The spot where crossover happen are more or less random, leading to the formation of new remix chromosome. यानी ये जितना ये प्रोसेस है क्रॉसिंग ओवर का, जरूरी नहीं है कि B और C के बीच में ही हो. It can be between A and B, or it can be between any other any. ठीक है? So it is a random process. इसीलिए इतना ज़्यादा वेरिएशन होता है. After crossing over, the spindle began to capture chromosome and move them towards the center of the cell, that is metaphase plate. Each chromosome attached to microtubule from just one pole of the spindle, and the two homolog of a pair bind to microtubule from opposite pole. So during metaphase 1, the homologous pair line up at the metaphase plate for separation. जबकि वहाँ पे क्या था माइटोसिस में, वहाँ पे इंडिविजुअल क्रोमोसोम लाइन अप हो रहे थे, यहाँ पे homologs pair लाइन अप हो रहे हैं मेटाफेज में. Alright, so इस वाले में जो मेन क्वेश्चंस आ सकते हैं वो या तो सिनेप्सिस किस स्टेज में होता है, क्रॉसिंग ओवर किस स्टेज में होती है. आई होप आपने वो स्लाइड से नोट डाउन कर लिया होगा पॉइंट्स. सबने कर लिए ना? ठीक है. अब आपके लिए मैं वो स्लाइड लगा देती हूँ. आपको जिसको कोई क्वेरी हो पूछ सकता है, लेकिन एक चीज और है जो मुझे इसके बाद आपको दिखानी है, वो है आपके एमसीक्यूज जो मैं तैयार करके लेके आई. ठीक है? आज आपको होमवर्क ये होगा कि आप जाके सेल साइकिल, आपके पास जो भी बुक है उससे रिवाइज करेंगे. अगर आप जाके आज ही रिवाइज कर लोगे तो वो कंसेप्ट जो है ज्यादा मजबूती से बन जाएगा आपके दिमाग में. वरना अगर आप घर जाके नहीं पढ़ोगे तो 2-4 दिन बाद फेड आउट हो जाएंगी चीजें. तो आज आपको होमवर्क है कि आज जो सेल साइकिल पढ़ाई गई है, अगर आपके पास नोट्स है या आपने नोट डाउन किया है यहाँ पे, या एनसीईआरटी की बुक आपके पास है, आप उससे पढ़ें और जितने एमसीक्यूज हो सके इस टॉपिक से रिलेटेड वो करने की कोशिश करें. सपोज एमसीक्यू कर दिया, मियोसिस टर्म इज गिवन बाय, मैंने क्लास में आपको नहीं बताया. क्यों? क्योंकि कुछ होमवर्क के लिए तो छोड़ना है. ठीक है? तो ये सारी चीजें हैं जो आपको अपने टेक्स्ट बुक से पढ़नी होंगी. कई बार ये एमसीक्यूज भी आते हैं. ऑलराइट, तो आपको सेल्फ स्टडी भी करनी पड़ेगी. और मैं आपको ये भी सजेस्ट करूंगी, जिस दिन जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो यहाँ पे, घर जाके उसको एक बार रिवाइज करो, साथ में उसके एमसीक्यूज करने की कोशिश करो. ठीक है? चलिए, ये तो मैंने आंसर्स यहाँ पे किए हुए हैं, लेकिन इस तरह से कुछ हमारी एमसीक्यूज यहाँ पे हम कर लेते हैं. सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन टेक प्लेस इन क्यों? G2 में भी तो होता है. व्हाई G1? मैं तो G2 पे टिक करूंगी. नहीं होता G2 में? क्या पढ़ाया था मैंने? हम शुरुआत तो G1 से ही. अच्छा, ऐसा लिखा हुआ शुरुआत कहाँ से होती है? मेनली जो सिंथेसिस आपका आरएनए का और प्रोटीन का वो G1 में होता है. G2 जो भी होता है उसमें भी होता है, पर वो वहाँ पे अपने आप को M फेज में एंटर करने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. तो इस तरह का अगर कोई आपको कंफ्यूजन हो तो आपको ध्यान रखना है कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर हैपनिंग ड्यूरिंग G1. सो यू विल टेक G1. ओके? देन अनदर क्वेश्चन इज व्हेन डज साइनेसिस अगर ड्यूरिंग मियोसिस. अभी मैंने आपको बताया था इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं. ठीक है? स्पिंडल फाइबर आर मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, जो कि ट्यूबुलिन प्रोटीन्स के होते हैं. तो यहाँ पे आप ट्यूबुलिन टिक करेंगे. Then chromosome are separated during anaphase. Crossing over occur between. ये मैंने ये थोड़ा बोला है कि आप इसको जो हाईलाइटेड है उसका आंसर दो मुझे. चारों ऑप्शन देखो, खुद समझने की कोशिश करके इन चारों में से क्या होना चाहिए. हो सकता है मैंने कोई गलत भी हाईलाइट कर रखा हो. जरूरी थोड़ा मैंने आंसर से हाईलाइट कर रखे हो, कुछ भी हो सकता है. हम आंसर कोई देता है, आंसर सही है गलत. इसमें 4 ऑप्शन है. क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में होती है? 2 टोटल न्यूक्लियर, कोई ऑप्शन है ही नहीं है. तो 2 डिफरेंट बाइवलेंट्स, non-sister chromatids of bivalents, which one is better? Non-sister chromatids of bivalents. ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, रेप्लिकेशन ऑफ सेंट्रियोल अगर है. सेंट्रियोल का रेप्लिकेशन कहाँ हो रहा था? G1, G2, S. G1.
जीवन में हुआ था या एस में हुआ था? एस। पक्का? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे हाँ तो कुछ नाम लिखा हुआ नहीं, इंटरफेस है तो सिंपल है। अगर G1 S G2 होता तब थोड़ा सा घुमावदार थी चीजें, तब आधे बच्चे S करते आधे G1 करते, है ना? यहाँ पे इंटरफेस है तो कोई दिक्कत नहीं, सिंपल क्वेश्चन है ये। कोल्चिसिन क्या होती है? नाम सुना है कभी किसी ने कोल्चिसिन? कौन से प्लांट से निकलती है? या किसी एनिमल से मिलती है या प्लांट से मिलती है? प्लांट से। या ऐसे जमीन खोदो निकल जाएगी? कौन से प्लांट से? होमवर्क देखो, कोल्चिसिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, चलो फिलहाल ये तो होमवर्क है आपका। हमारा क्वेश्चन क्या है? कोल्चिसिन अरेस्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ सेल डिवीजन। इस क्वेश्चन से आपको पता चल रहा है कि कोल्चिसिन कुछ करता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ठीक है? इस क्वेश्चन से पूछा गया कि वो अरेस्ट करता है किसी पर्टिकुलर फेज को, तो इसमें आंसर क्या है? मेटाफेज। अब कोल्चिसिन क्या है? इट इज अ एल्कलॉइड व्हिच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ प्लांट एंड इट अरेस्ट मेटाफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन। तो ऐसा क्या है कि हम मेटाफेज को ही टारगेट कर रहे हैं? चेक पॉइंट नो, होमवर्क है आपका। नेक्स्ट क्लास में जब मैं आपसे मिलूंगी तो आपको मुझे कोल्चिसिन कहां से ऑब्टेन होता है ये बता करके बताना है, और दूसरा ये कि वो सिर्फ मेटाफेज को क्यों अटैक करे। कोई ऐसी चीज है जो मेटाफेज में है और वो कोल्चिसिन उसको डिसइंटीग्रेट कर देता है, ऐसा कुछ है? यस। सेल प्लेट इज लेड ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस, ठीक है? डीएनए रेप्लिकेशन अकर ड्यूरिंग एस फेज, तो बहुत ही कॉमन से क्वेश्चन हो गए। क्रॉसिंग ओवर अकर ड्यूरिंग मेगाइटीन, पॉलीप्लॉइडी कैन बी आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड बाय कोल्चिसिन। क्रोमोसोम्स आर अरेंज्ड अलोंग इक्वेटर ड्यूरिंग, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन नहीं हुए, थोड़े घूमे हुए क्वेश्चन करने की कोशिश करना, ठीक है, जितने हो सके। Which phase comes between G1 and G2 phase? S phase. S phase is known as synthesis phase. Chiasmata formation take place during prophase 1। देखिए अगर prophase 1 की लैक्टोटीन ज़ाइगोटीन अलग अलग आ गई तो थोड़ा भिन्न हो जाएगा, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कौन सी स्टेज थी। तो जो आज आपने सेल साइकिल पढ़ी है उसमें जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताए हैं उस पर आपको फोकस रखना है, ठीक है? घर जाके दोबारा से रिवीजन करना है और जितने भी एमसीक्यूज आपको मिले वो सारे करना है, ठीक है? आर यू पीपल सेटिस्फाइड विद दिस क्लास? सेल साइकिल समझ में आया? ठीक है, तो आई होप कि अगला जो भी टॉपिक हम लेंगे हम इससे ही अच्छे से पढ़ें और आप लोग इसी तरह सीखो चीजों को। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड। आई होप कि जो कोचिंग क्लासेस शुरू करी है गवर्नमेंट ने वो आपको बहुत फायदा दें और यू पीपल कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स, ठीक है? जिसका जो उद्देश्य है वो पूरा कर सके। ऑल द बेस्ट क्लास। थैंक यू मैम। ओके, सो वी आई टेक क्वेश्चन इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, मिलते हैं कब? जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी। विल स्टार्ट विद दिस टॉपिक, विल रिवाइज इट, आई विल आस्क यू द क्वेश्चन, यू विल आस्क मी द क्वेरी, क्योंकि घर से पढ़ के आओगे, ठीक है? जो वो क्वेरीज हो जाएंगी उसके बाद फिर हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। पॉलीप्लॉइडी क्या होता है? कोई बच्चा जो बता सके पॉलीप्लॉइडी क्या होता है? क्रोमोसोम का नंबर इंक्रीज होगा। अच्छा, कोई और? डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम साइज यस, क्लियर टू यू? किसी और को कोई क्वेश्चन पूछना है आपस में जवाब दोगे। मैं देखना चाहती हूँ कि अगर कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है तो और बच्चे उसका जवाब दे पाते हैं कि नहीं। किसी और को पूछना है कुछ? एलील्स क्या होते हैं? एलील्स एलील्स क्या होते हैं? अभी इसी स्लाइड में आंसर था जो मैंने आपको बताया। क्या बता रहे हो आप? अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द सेम जीन। ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द सेम जीन। सब एग्री करते हैं इससे? Yes. ऑलराइट, बस इसी बच्चे के पास क्वेश्चन है और किसी को सबको समझ में आ गया, किसी और के पास क्वेश्चन नहीं है, ठीक है? तो एंड करें आज की क्लास। रेवोल्यूशन वाली स्लाइड, ठीक है? किसी और को कोई और स्लाइड देखनी है? ये वाली दोबारा खोली थी फर्स्ट दोबारा खोल, ठीक है? फोटो लेना पड़ेगा पहले वो रेवोल्यूशन वाली करो, ठीक। आपकी भी कोई स्लाइड रहती थी ना बेटा? अभी वो देखो, आप पहले रेवोल्यूशन वाली देखो बेटा, उनके बाद उनकी स्लाइड। ये है रेवोल्यूशन वाली, मेरी तो है रेवोल्यूशन वाली। आपको कौन सी रेवोल्यूशन वाली? अच्छा, रिटन पोर्शन चाहिए? हाँ, पानी पीना है तो आप लोग पानी पी सकते हैं। नीट के बारे में आइडिया है उसमें? एग्जाम में क्या क्या आता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, सब यूज टू नहीं है?
कौन उसका एग्जाम कंडक्ट करता है? एनटीए। फुल फॉर्म क्या होती है एनटीए? तो दोनों के लिए करती है, आईआईटी जेई के लिए भी और आपका नीट के लिए। कब होता है एग्जाम ये? मई के फर्स्ट वीक में नॉर्मली होता है, लेकिन इस बार ये लेट होगा। केवल यहाँ नीट की बात करें तो आपको कौन से सब्जेक्ट आते हैं? केमिस्ट्री, जूलॉजी एंड बॉटनी। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 45 45 फिजिक्स, 45 आपका केमिस्ट्री, 45 जूलॉजी, 45 आपका बॉटनी। ईच क्वेश्चन is of mark 4 plus 4 minus 1. Minus 1 means negative mark is there. If answer is correct, then plus 4 marks will be given. If answer is incorrect, 1 mark will be deducted. So 180, 180, 180 and 180. Total will be 720. And total number of questions 180. Marking scheme plus 4 minus 1. मेरिट का कोई आइडिया कहाँ तक जाती है आपको? 620 के आसपास आपकी एमबीबीएस के लिए। तो ये एग्जाम आपका डिसाइड करेगा दो चीजें, कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या आपको मिलेगा प्राइवेट। उसमें भी आपको एमबीबीएस मिलेगा या बीएमएस होगा या आपका बीडीएस। वो डिसाइड करेगा आपके मार्क्स कितने हैं, आपके हैं क्या। ये माइनस नेगेटिव मार्किंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपकी रैंक में। ये नेगेटिव मार्किंग खत्म कैसे हो सकती है? ओनली प्रैक्टिस। दूसरी, अगर मेरे को फिजिक्स पढ़ानी है तो इसमें आपका 11th का भी कंप्लीट कोर्स आता है और आपका 12th का भी कंप्लीट कोर्स आता है। 10 यूनिट आपकी 11th वाली है और 9 यूनिट आपकी 12th वाली। तो सबसे पहले आपको अपना सिलेबस देखना है घर जाके कि हमारा सिलेबस क्या है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी पड़ेगी। यहाँ ये दिक्कत रहेगी इस बैच में कि 11th के भी है 12th के भी है। तो जो 11th वाले हैं तो उन्होंने एक बार वो 12th वाले हैं उन्होंने एक बार वो पढ़ रखा होगा, तो थ्योरी पे फोकस कम होगा, केवल समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बताई जाएगी। मेन फोकस आपका होगा क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा। हाँ, जो क्वेश्चंस आपको मेथड्स बताए जाएंगे कैसे आप उसे सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस आपको चैप्टर करनी है। कोई बुक्स है आपके पास? कौन सी? सर 11th लेवल के लिए एमटीजी सही है या सर रोज लगानी चाहिए? नहीं, कोई भी एक बुक ले ले, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लगभग बुक्स एक जैसी होती है। एक बुक अगर आप कंप्लीट कर लेते तो इट मींस आपने वो चैप्टर काफी हद तक कर लिया। कोई बुक भी हो जाएगी। कोशिश हम ये भी कर रहे हैं कि यहाँ से भी कुछ आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाए, क्वेश्चंस आंसर्स यहाँ पे आपको कराया जाए, तो नेक्स्ट वीक से मोस्ट प्रोबेबली वो हो जाएगा। और किसी को कुछ पूछना है इसके बारे में? पहले तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि मैं नीट की तैयारी कर रहा हूँ तो मुझे क्या पढ़ना है। और किसी को बोलना? सर इस बार की जो कट थी सर वो 600 की गई थी, लेकिन सर आगे की भी मेरे के इससे भी ऊपर जाएगी और वापस से वो नॉर्मली आएगी। बेटा वो डिपेंड करता है क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या है। जी सर। आईटी पॉसिबल 590 आ जाएगा, पेपर आपका टफ है। और उस पेपर टफ में भी एक चीज और होती है जी, जो रैंक डिसाइड करता है वही वो पोस्ट फिजिक्स करता है। जी सर। क्योंकि आप लोग फिजिक्स के न्यूमेरिकल से डरते हैं। यस सर। लेकिन उससे आपको नहीं डरना, क्योंकि वही रैंक आपकी बढ़ाएगा। यस सर, पोजीशन रैंक आपकी वही बढ़ाएगा। ये तीनों पोर्शन को कर लेते हैं, बियोलॉजी पोर्शन को आप लोग बहुत अच्छे से कर लेते हो, लेकिन यहाँ आपको बढ़ाएगा। उसका केवल एक ही तरीका, दैट इज प्रैक्टिस।
प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। कॉन्फिडेंस भी उसी से आएगा, यस टाइम मैनेजमेंट भी उसी से आएगा। तीसरी चीज ड्यूरेशन क्या होती है इसकी? 3 आवर्स। तो वो टाइम भी आपको मैनेज करना है, उस 3 आवर्स में आपको ये सारा काम करना है। तो कैलकुलेशन आपकी फास्ट होनी चाहिए और आपकी एक्यूरेट होनी चाहिए, दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। तो आप थोड़ी सी बात करते हैं, यूनिट एंड डायमेंशंस। यूनिट एंड डायमेंशंस किसकी पढ़ते हैं लोग? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी। अब हिंदी लिखो या इंग्लिश की आप? हिंदी मीडियम को समझ नहीं पड़ता है, दोनों वर्ड लिखूं? सर उसको इंग्लिश में फिजिकल क्वांटिटीज। दूसरी चीज बेटा, हाँ ये बता दूं, जो फिजिक्स टॉपिक है ये इंटरेक्शन का है। ना मैं काम कर सकता ना आप काम करें। मैं पूछूंगा तो आपको बताना पड़ेगा, आप पूछोगे तो मुझे बताना पड़ेगा, तभी मजा आता है। और कंसेप्ट भी तभी क्लियर होंगे जब आपका मेरे से प्रॉपर इंटरेक्शन होगा। ये नहीं कि मैंने पढ़ा दिया आप चुपचाप पढ़ के चले गए, क्योंकि वो जितना पढ़ेगा प्रॉब्लम उसके सामने उतनी है, तो फिर वो आके पूछेगा। फिजिकल क्वांटिटीज हिंदी में क्या कहते हैं इसे? भौतिक राशि। बताइए बहुत शॉर्ट में बता सकते हो, जरूरी कि एक्यूरेट डेफिनेशन आपसे पूछूं जैसे कि होती क्या है? Physical quantity is a quantity which has a physical existence and consisting of a numerical value and a unit. ठीक है, तो इसमें 2 चीज आप याद रखना, बल्कि 3 चीज आप याद रख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज which can be measured directly or indirectly। इसका क्या मतलब हुआ कि मेजरमेंट कंपल्सरी है if it is a physical quantities। अगर हम उसे नहीं मेजर कर पा रहे तो वो फिजिकल क्वांटिटी हमारी नहीं है। अब डायरेक्टली का मतलब क्या है? डायरेक्ट मेजरमेंट क्या होगा? प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मतलब जिसे हम क्या कहते? डायरेक्ट मेजर करना। डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप अपने घर को कह सकते हो दैट इज 2 किलोमीटर फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूट। यस सर। यू कैन मेजर इट बाय डायरेक्ट। डायरेक्ट मेजरमेंट से स्केल है आपके पास कोई? यस सर। फीता। लेकिन यदि मैं कहता हूं कि पृथ्वी की रेडियस दैट इज 64 किलोमीटर, यस सर, तो इसे किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर करना पॉसिबल है? अंदाजा नहीं। इट इज ए कैलकुलेशन बेस्ड क्वांटिटी। हमने कैलकुलेट किया इसे, जो हमारे पास डेटा था उसकी हेल्प से क्या किया? कैलकुलेट किया, तो इट इज ए इनडायरेक्ट। तो कहता हूं कि टेम्परेचर ऑफ द सन इज 6900 केल्विन। तो इस टेम्परेचर को इसके आसपास भी जाना पॉसिबल नहीं है, बट हमने कैसे मेजर किया होगा इसे? कोई है आइडिया? ट्वेल्थ में पढ़ा होगा, मीन्स डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो चाहे हम मेजर करें डायरेक्ट मेथड से या मेजर करें इनडायरेक्ट मेथड से, दैट शुड बी मेजर। सेकंड, इट शुड बी या इट कैन बी एक्सप्रेस एज ए नंबर। फॉर्म में हम जो फिजिक्स के लॉज हैं, फिजिक्स के नियम हैं, उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, तभी उनकी सिग्निफिकेंस है, अदरवाइज उनकी हमारे लिए वैल्यू नहीं है। क्योंकि जितने भी फिजिक्स के लॉ हैं वो सब इन भौतिक राशियों के डिपेंडेंसी को ही बताते हैं कि कौन किस पे किस तरह डिपेंड कर रहा है। तो छोटा सा इसके बाद पॉइंट ले लेते हैं, कितने टाइप की डिवीजन होता है इनका? दो।
फंडामेंटल बेसिक या फंडामेंटल आपका बेसिक क्वांटिटी हिंदी में क्या कहते हैं? मूल राशि, राइट। एंड सेकंड वन इज व्युत्पन्न। क्या होती है? सर ये 7 होती हैं जो हमें पहले से मिली हुई हैं। अब इसे यहाँ से समझें, हमारा जो नंबर सिस्टम है 1 2 3 कहाँ तक हो जाता है? इनफाइनाइट होते हैं नंबर, यस सर। लेकिन सब में क्या चीजें कॉमन होती है? 0 to 9। इसके बाद जो भी काउंटिंग है वो सब इन्हीं से मिलकर बनी है। ये नाम कहते हैं फंडामेंटल या मूल राशि, मूल राशि, मूल अंक, क्योंकि बात कर रहे हैं बेसिक। लेकिन जब बात करते हैं राशि की तो फिजिकल क्वांटिटीज आपकी इनफाइनाइट है, कोई लिमिट नहीं है। आप रोज हो सकता है 10 क्वांटिटी पढ़ोगे, हो सकता है 12 क्वांटिटी पढ़ोगे। उन सबको कैसे आप याद रखें, उनकी यूनिट कैसे याद रखें, उनका फॉर्मूला कैसे याद रखें, तो उस सिस्टम को आसान करने के लिए इन सारी क्वांटिटीज को भी डिजिट की तरह 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट इज फंडामेंटल क्वांटिटीज और बेसिक क्वांटिटीज और बेस। सेकंड वन इज डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो बेसिक क्वांटिटीज आपकी 7 याद है किसी को? यस सर। बोलो। फर्स्ट वन इज लेंथ, सेकंड मास, थर्ड टाइम, फोर्थ टेम्परेचर, फिफ्थ इज इलेक्ट्रिक करंट, सिक्स इज luminous intensity, luminous intensity, last one is amount of substance। amount of substance। इनका बेस क्या होगा तो बताया था? सर बेस मतलब किस तरह इनको या किस प्रॉपर्टी के कारण आपको सेपरेट करते हैं। और बहुत सारी हमारे पास फोर्स है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है। फोर्स वगैरह सब इनसे मिलकर बनी हुई है। तो हमने कुछ ऐसी चीजें देखी या कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटी देखी जिनका बाकी किसी से कोई रिलेशन नहीं है। यस सर। दे आर इंडिपेंडेंट। जैसे आपका 1 है तो ये 1 ये ना 0 से मिलकर बना है ना ये 2 से मिलकर बना है। तो वो क्वांटिटी हमें कितनी मिली? 7। उनका नेम हमने कराया, नेमिंग हमने की बेसिक क्वांटिटीज या फंडामेंटल क्वांटिटीज। बाकी जितनी भी क्वांटिटीज हैं वो किसमें आती हैं? डिराइव्ड क्वांटिटीज में। फॉर एग्जांपल एरिया आपका आ गया, वेलोसिटी आपकी आ गई, फोर्स आपका आ गया, डिस्प्लेसमेंट की इसी कैटेगरी में है। डिस्प्लेसमेंट इज अ फॉर्म ऑफ लेंथ। एक्सेलरेशन ऑफ यस सर, एक्सेलरेशन आ सकता है। देयर आर सो मेनी डिराइव्ड क्वांटिटीज जिसकी कोई लिमिट नहीं है। जब तक फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ोगे ये सब चीजें आपके सामने आ जाएंगी। नेक्स्ट आपका इसमें आता है, वो डिटेल में बेटा मैं नहीं जा रहा, जो हमारे काम के लिए नीट में जितनी जरूरत है मैं उसी को टच कर रहा हूँ। मेजरमेंट। मापन। वही चीज आ जाती है फिजिक्स में। सबसे पहला है फिजिकल क्वांटिटी वो होगी which can be measured directly or indirectly। अगर हम मेजर नहीं कर पा रहे तो दैट इज नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी। मेजरमेंट होता क्या है, आप डिफाइन करेगा? व्हाट इज मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी? सर किसी भी चीज का मापना। कैसे, क्या होगा, क्या क्या चीजें होती है उसमें? सर उसमें लेंथ हो सकती है, मास हो सकता है। 2 चीजें होती है, इतना हिंट मैं आपको दे रहा हूं। अच्छा सर ठीक है सर, न्यूमेरिकल वैल्यू और उसका मैग्नीट्यूड। न्यूमेरिकल वैल्यू एंड मैग्नीट्यूड दोनों एक ही बात है। यूनिट। यूनिट क्या होती है, ये मैं बताना चाह रहा था। व्हाट इज यूनिट?
सर उसकी मात्रा यूनिट किसकी मात्रा? तो सर जी अगर मैं किसी दुकानदार के पास जाऊँ नहीं, दुकान पे मान लिया आप गए, मैं उससे कहूँगा भाई थोड़ा सा चावल दे दो, गैर टिक दे दो, नहीं बता, तो इसलिए मुझे यूनिट लगानी पड़ेगी। मतलब नहीं वो दुकान वाला क्या करेगा? इतने भी दे सकता है। नहीं तुम्हें घर आधा किलो चाहिए, कैसे देगा? किसी से क्या रखेगा? उतना बाट रखेगा, तो वो बाट आपकी उसकी क्या है? अगर इसकी बात करें, अगर लेंथ की बात करें, चलो एक एग्जांपल से बात करते हैं। ये रूम है आपका, मुझे इसे मेजर करना है, तो क्या करेंगे आप? किस चीज से नापूंगा? मीटर। तो एक आपकी सर्टेन लेंथ होगी जो बिल्कुल फिक्स है, उसे हम क्या कह रहे हैं कि ये मीटर है। उस मीटर को हम बार बार इस पर रखेंगे और देखेंगे कि ये कितनी बार है। सपोज कितनी बार है? 3 बार है। हम क्या कहेंगे? लेंथ ऑफ द रूम इज 3 मीटर पर साइड। किसी भी मेजरमेंट में आपकी 2 चीजें होती हैं। ये तो आपकी हो गई यूनिट और लिमिट, ये आपकी हो गई न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या बताती है न्यूमेरिकल वैल्यू? कि यूनिट का साइज क्या है, या इस यूनिट को इस मेजरमेंट में कितनी बार आपने यूज किया। न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब ये है कि जो आपने वो यूनिट है उसको उस मेजरमेंट में कितने बार यूज किया। हमने इसे कितनी बार यूज किया? 3 बार। इसे हम कह रहे हैं न्यूमेरिकल वैल्यू या मैग्नीट्यूड। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट में 2 चीजें होती हैं, यूनिट एंड न्यूमेरिकल वैल्यू। यूनिट को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल यू से एंड न्यूमेरिकल वैल्यू स्मॉल एन से। एक फॉर्मूले की फॉर्म में Q इक्वल टू एन इंटू मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी Q इज इक्वल टू एन इंटू यू, वेयर n इज न्यूमेरिकल वैल्यू and u is the unit. सपोज मैं u को चेंज करता हूं तो क्या होगा? मतलब मैं क्या चेंज कर रहा हूं? यूनिट चेंज कर रहा हूं। यहाँ पे यूनिट हमने क्या ली? तो फॉर एग्जांपल है मीटर, मैं सेंटीमीटर करता हूं तो क्या होगा? n will also change. तो पहला फॉर्मूला आपके लिए यही बात है, यदि किसी फिजिकल क्वांटिटी की 2 डिफरेंट यूनिट्स U1 एंड U2 है एंड रेस्पेक्टिव न्यूमेरिकल वैल्यूज आर N1 एंड N2, देन फॉर्मूला Q will be equal to N1 U1 equal to N2। ये आपका डायमेंशन में भी काम आएगा फॉर्मूला, यहां से आता है। इसी एग्जांपल से आगे मूव करें, L इक्वल टू कितना? 3 मीटर, क्या लिख सकता हूं? 300 सेंटीमीटर। एक बात और आती है, क्या? If U1 is greater than U2 means जो पहली यूनिट है वो दूसरी यूनिट से बढ़ी, मतलब क्या हुआ? मीटर आपका सेंटीमीटर से बढ़ा। देन n पे क्या डिफरेंस आएगा? रिवर्स होगा, n2 will be greater than। यहाँ पे n1 कितना आपका? 3, n2 is 300, तो n2 will be greater than n1। सेकेंड रिजल्ट से हम एक और निकालते हैं, क्या? n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u, और u इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर मैं इसे मिलीमीटर में कन्वर्ट करूं तो क्या होगा?
सर ये सेंटीमीटर 10 बजे 3000 हो गया। तो यूनिट और छोटी की तो यूनिट कर देंगे आपकी और छोटी हो गई। पहली बेसिक चीज अब तक हमने पढ़ी, दो चीजें आई तक हमारे काम के लिए। फर्स्ट इज फंडामेंटल यूनिट्स, सेकंड इज फॉर्मूला। एनी क्वेश्चन? ओह सर नोट तो नहीं करना, क्या कर रहे हो साथ सब कोई भी यूनिट को तो कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। यस सर। तो आपके नंबर काटने के लिए तैयार रहती है। तब भी पढ़ोगे कि यूनिट आपके सामने आती रहेगी नए नए फॉर्म में। तो यूनिट भी किसकी होनी है? फिजिकल क्वांटिटी। हिंदी में क्या कहते हैं इसे? मात्रा। तो जब फिजिकल क्वांटिटी हमारी दो तरह की थी तो यूनिट भी आपकी कितनी होगी? दो तरह की। फर्स्ट फंडामेंटल, तो सेकंड आपकी ड्राइव। फंडामेंटल क्या होगी? जो फंडामेंटल आपकी फिजिकल क्वांटिटीज थी उनकी जो यूनिट होगी दैट विल बी फंडामेंटल यूनिट। तो पहली क्वांटिटी हमने ली थी लेंथ, इसका क्या होता है? सेकंड मास is measured in kilogram. Third, टाइम time. Kilo, always measured in seconds. Fourth, temperature, कैलोरी Kelvin. Fifth was इलेक्ट्रिक करंट electric current. एम्पीयर हालांकि सब स्मॉल में लिखे जाना चाहिए। Seven is luminous intensity. कैलोरी Candle. हालांकि अब सिलेबस से खत्म हो गया, आपके तक पहले होता था अमाउंट ऑफ मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये आपकी 7 फंडामेंटल यूनिट हैं। बाकी जितनी भी यूनिट होंगी वो सब आपको इन्हीं से ड्राइव करनी है, कैलकुलेट करनी है। एक चीज और यहाँ पे आती है, 3 है, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला। ये क्या चीज है? कुछ आइडिया है? सर इनके ऐसा यूनिट ऐसा यूनिट तो कुछ और होती है, ये साइंटिस्ट के यहाँ तीनों मोल भी है। ओके सर। इंग्लिश मैंस ने बहुत बढ़िया काम कर रखा है। हम तो सड़कों के नाम रखते हैं, लेकिन उन्होंने जिस साइंटिस्ट ने जिस फिजिकल क्वांटिटी पे काम किया उसको उसी का नाम दे दिया कि जिंदगी में जब भी कोई से पढ़ेगा, लाइफ में जब भी कोई से पढ़ेगा उसे याद आएगा तो उसे याद आएगा कि हाँ टेम्परेचर के ऊपर काम किसने किया हुआ, कैलोरी। फोर्स की क्या यूनिट दे रखी है? न्यूटन। न्यूटन। जैसे ही फोर्स कभी भी कोई भी पढ़ेगा न्यूटन उसे न्यूटन का नाम जरूर याद हो जाएगा। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया हुआ। ड्राइव यूनिट क्या होंगी? एक्सेप्ट फंडामेंटल यूनिट्स ऑल आर ड्राइव यूनिट्स। कैलकुलेट करनी आपको सबको आते होंगे। एग्जांपल मैं 11th वालों को बता दूं, फिर भी सपोज आपका एरिया है, तो जिस फिजिकल क्वांटिटी की आपको यूनिट कैलकुलेट करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसका आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू लंबाई गुना चौड़ाई। अब दो फिजिकल क्वांटिटी हमारे सामने आई फॉर्मूले में, लेंथ एंड ब्रेथ। अब वो चीज हम इन 7 में देखेंगे कि कहां टैली कर रही है। लेंथ हमारे लिए मीटर, ब्रेथ भी हमारे लिए क्या? मीटर ही है, क्योंकि दैट इज अ पार्ट ऑफ लेंथ। तो मीटर इनटू मीटर मीटर क्लास। आपका वेलोसिटी ये वेग है,
क्या होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। दो काम करता है बेटा, फॉर्मूले को भी रिवाइज करता है, आपके यूनिट को रिवाइज करता है, थर्ड चीज डायमेंशन आएगी उसको भी रिवाइज कर सकते हैं। तो इन 7 में डिस्प्लेसमेंट किससे टैली कर रहा है? लेंथ से। लेंथ की यूनिट आपकी होगी मीटर, टाइम सेकंड मीटर पर सेकंड, इसको ऐसे लिखते हैं मीटर पर सेकंड। ठीक है, फोर्स की यूनिट कैलकुलेट करते हैं। साथ आपको इनकी यूनिट याद है, कुछ बेसिक यूज है, जैसे आपका एरिया है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, मीटर इसको नहीं होगा वहां तो रहेगा अपना, तो उससे हम बात करेंगे। हिंदी किसी वर्ड की नहीं आ रही, पूछ सकते हो, कोई वो नहीं है उसमें। सर मतलब जैसे सर ये 3 मतलब ये जो हमारी यूनिट है इनके नाम ने साइंटिस्ट पे रखे हैं, वो करवा देंगे ये साइंटिस्ट वाले नहीं, उनके उन्होंने नहीं रखा, हो सकता है वो इंग्लिश में ना हो, साइंटिस्ट किसी और कंट्री में, जो तो अपने कंट्री को प्रमोट करना। फोर्स में किसी को दिक्कत आई बेटा? नो सर। हाँ, क्या प्रॉब्लम आई बेटा? यहाँ बाबू ना कोई हेजिटेट करना है ना कुछ कहना, जो भी प्रॉब्लम आप पूछेंगे। हाँ बताओ बेटा क्या प्रॉब्लम आई? ऐसे चुप नहीं रह सकते आप, दैट इज नॉट अ। अब बताए अपने प्रॉब्लम, कितनी भी छोटी हो कोई हेजिटेशन नहीं, कुछ भी हो काउंटिंग पूछोगे वही बताऊंगा। तो भी क्या होता है, किसी भी यूनिट को कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो इट्स फॉर्मूला। तो हमें यूनिट कैलकुलेट करनी है फोर्स की, तो फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब देखो यहाँ पे मास आपका ऐसे टैली कर रहा है, हमें इसकी यूनिट पता है, दैट इज किलोग्राम। एक्सेलरेशन आपका यहाँ टैली नहीं कर रहा, तो हमें इसे आगे डिवाइड करना पड़ेगा सो दैट इनमें से कोई आपकी 7 में से क्वांटिटी आ जाए। तो एक्सेलरेशन आपका क्या होता है? मास वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल फॉर चेंज इन टाइम। तो यहाँ हमारा मास टैली कर गया, टाइम टैली कर गया, बट वेलोसिटी टैली नहीं की। इसे हमें फर्दर ब्रेक करना पड़ेगा। m इंटू बी, क्या बी को बात की? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इनटू टाइम। ये बेसिक मेथड आपको बता रहा हूं, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस हो जाएगी तो सब कुछ आपको नहीं करना पड़ेगा। ये क्या आपका केजी, डेल्टा एस मीटर, डेल्टा टी सेकंड, एंड इट इज आल्सो केजी मीटर पर सेकंड, केजी मीटर सेकंड की पावर माइनस। ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट आपने सुना होगा? यस सर। क्या फॉर्मूला है उसका? F इक्वल टू कैपिटल G m1 आई थिंक आपने 9th में भी होता है। तो हमें इस G की यूनिट कैलकुलेट करनी है। किसी को भी लर्न नहीं होती पढ़ाई में, सभी फिजिकल क्वांटिटीज की 10 बार आपको लर्न है, तो बाकी कोई भी आपकी क्वांटिटी आ जाए आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, बशर्ते कि आपको तरीका आता हो, उसका फॉर्मूला आपको आता हो।
केजी मीटर या डायमेंशन की जरूरत नहीं है, तो फोर्स को हम सीधा एम लिख लेंगे न्यूटन। सर न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर। तो उसके लिए इसकी भी आपको यूनिट कैलकुलेट करनी है, उसे लेफ्ट में रखना है सबसे आसान तरीका, बाकी सब आपका राइट में। F into r square upon m1। तो कई बार बेटा यूनिट लिखने में भी सोचते हो कहीं कैपिटल N है, कहीं स्मॉल m है, कहीं kg है, तो इसका रूल कुछ पता है किसी को? सर किसका? यहाँ पे n को मैंने कैपिटल लिखा, m को मैंने स्मॉल लिखा, क्यों? ध्यान से सुनना बेटा, बहुत गलती होती है। कोई भी फंडामेंटल यूनिट यदि किसी साइंटिस्ट के नाम पे बेस है और आप उस यूनिट को कंप्लीट लिख रहे हो, जैसे एम्पियर को कंप्लीट लिख रहे हो, तो आपको सारे लेटर्स स्मॉल लेने होंगे, और लेटर्स विल बी स्मॉल। और यदि आपको इसे सिंबल की फॉर्म में लिखना है तो आप इसको कैपिटल में, ठीक है। और जो यूनिट आपकी साइंटिस्ट के नाम पर नहीं है, आप उन्हें चाहे सिंबल के रूप में लिखें, क्या उन्हें कंप्लीट फॉर्म में लिखें, दैट विल बी इन स्मॉल लेटर ऑलवेज। मीटर विल ऑलवेज बी स्मॉल, किलोग्राम विल बी kg स्मॉल, सेकंड विल बी SEC, केल्विन को यू कैन राइट K, एम्पियर विल बी A, कैंडेला विल बी CT, M को सिंबल चाहो तो उसको नोट कर सकते हैं, उसके सामने सिंबल्स में आप नोट कर सकते हैं। और कोई ऐसी यूनिट कभी दिक्कत आई हो, फॉर्मूला कोई ऐसा हो, किसी ने लर्न किया हो, कभी प्रॉब्लम आई कि यूनिट नहीं कर पाएंगे, फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग। हाँ जी, स्प्रिंग का कांस्टेंट बल नियतांक, हिंदी के लिए बोलूं, प्रैक्टिकल भी आपका अलग होना चाहिए, हो सकता है इस बार ना हो पाया हो। इसकी यूनिट बताओ, सोच के फॉर्मूला क्या है इसका, कैसे है? सर फॉर्मूला बता दो। नहीं वो तुम माइनस के उससे यूनिट निकालो। सोचो बेटा, चीजों को रियलाइज डीपली करना शुरू करो कि हम चीजों को कैसे आपस में, अगर अननोन चीज है तो कहां से उसे रिलेट कर सकते हैं, कहां से हमको क्लू मिल सकता है कि हाँ ये चीज वहां पे आ सकती है। आपस में बेटा कोई डिस्कशन नहीं, कोई भी चीजें मेरे से पूछेंगे, मैंने आपको फ्री किया हुआ पूछने के लिए, तो आपस में आपका कोई डिस्कशन। तो किसी भी स्प्रिंग को यदि आप प्रेस करते हो तो अपोजिट फोर्स लगाती है, दैट अपोजिट फोर्स इज कॉल्ड रीस्टोरिंग फोर्स, एंड F इज इक्वल टू kx, माइनस इसीलिए बिकॉज़ डायरेक्शन इज अपोजिट। तो F इज द फोर्स, k इज द फोर्स कांस्टेंट एंड x इज द डिस्प्लेसमेंट। बिकॉज़ ये स्प्रिंग है आपकी, मैंने इसे फोर्स से प्रेस किया, ये प्रेस होकर आपकी यहाँ पे आ रहा है, तो दिस डिस्टेंस इज x। जितनी स्प्रिंग कंप्रेस हुई दबी, जितनी स्प्रिंग दैट इज x। यूनिट हमें कैलकुलेट करनी है किसकी, k के लिए, k विल बी F upon x, यानी F is the force, it will Newton, and x is the distance, so it will be measured in meter. So Newton per meter and Newton meter inches, दोनों को आप इसे लिख सकते हैं। और कोई याद आ रहा हो ऐसा कोई डाउट? थर्मल कैपेसिटी को भी पढ़ी है या स्पेसिफिक हीट पढ़ी है? उसकी यूनिट होने का नहीं से आपको याद है, स्पेसिफिक हीट।
बेटा आज घर जाके तो आपको सिलेबस अपना इस पेपर पर लिख लेना कि मेरा 11th में कौन कौन सी यूनिट थी और 12th में कौन कौन सी यूनिट थी। है मेरे पास, अगर जरूरत पड़े तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, नहीं वो सब आपको प्रिंटेड फॉर्म में मिलेगा, प्रोसेस में है वो सब चीजें। सर इनका फॉर्मूला नहीं पता था नहीं निकाल ये बेटा 10th 12th 11th में है। हीट सप्लाइड टू अ सब्सटेंस इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू mc डेल्टा T, where Q is the amount of heat supplied, m is the mass, c is the specific heat of the substance, and delta T is change in temperature. कुछ लोग इसे S भी लिखते हैं, कुछ C भी लिखते हैं, it doesn't matter, कि C is the specific heat। तो इस फॉर्मूले से यदि मुझे C की यूनिट कैलकुलेट करनी हो, कैसे करेंगे? Amount of heat supplied, heat is a form of energy, energy is measured in joule and heat is measured in calorie। जूल ले सकते हैं आप, नोट करोगे। नो सर, जूल पर मीटर इन सेकंड। But we have to calculate the unit of C. C is equal to Q upon m into delta यस सर। T। देखिए तो क्या निकलेगा। Q क्या काम है? जूल। जूल m is the mass, so it will be kg। जूल भी एक साइंटिस्ट है, इसका भी हमें कैपिटल J से रिप्रेजेंट करना होगा। डेल्टा T क्या होता है? चेंज इन टेम्परेचर। जब हीट दी तो टाइम से क्या मतलब है, वही से चीजें लिंक करनी होती है। हीट क्या काम करती है? टेम्परेचर को इंक्रीज करेगी। तो वो सब चीजें कॉमन सेंस से आपको सोचनी पड़ेगी। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके इसी सेंस से हो जाते हैं कि भैया हाँ ये चीज है। ये आपका कैलकुलेट जूल पर केजी कैलकुलेट, वो जो आपको ये मिलेगा कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो नॉर्मली हीट को मेजर करते हैं किसमें? कैलोरी। कैलोरी इज यूनिट ऑफ CCS सिस्टम। बात करेंगे उसकी, तो मास विल बी इन ग्राम और टेम्परेचर विल बी इन डिग्री सेल्सियस। और कोई यूनिट हो ऐसी? नहीं। एक और छोटा सा कंसेप्ट आपके एग्जाम में भी आता है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। पढ़ा होगा ये आपने? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या कहते हैं हिंदी में? हिंदी किसको आइडिया है सर? परिमाण का हिंदी में से कहते हैं कोटिमान। पढ़ा है नहीं? नो सर। नहीं पढ़ा होगा। कोटिमान बोर्ड में हर बार एक क्वेश्चन आता है, कोटिमान Q इक्वल टू होता है m into E। यदि हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, बहुत बड़ी जो फिजिकल क्वांटिटी होती है उसे हम लिख लेते हैं m into 10 raised to power n। 10 raised to power की फॉर्म में लिख लेते हैं, तो हमारी कैलकुलेशन सिंपल हो जाती है, लिखने में टाइम भी कम लगता है और स्पेस भी कम जाती है। तो m क्या होता है आपका? एनी नंबर बिटवीन 1 to 10, और n भी आपका नंबर होता है पॉजिटिव और मे भी आपका नेगेटिव। एक बार रिपीट करवा दीजिए, इसका समझ नहीं आया।
मैं क्वेश्चन ही लेके चल रहा हूँ बेटा, फिर उसके बाद फिर से डिस्कस कर लेंगे उस क्वेश्चन की बात। आपसे कहा रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर। कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। क्या करेंगे? 6.4 × 10⁻⁻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 ⁻
पॉइंट लेना पड़ेगा 1 2 3 डिजिट, इट विल बी 6.4 into 10 raised to power 3 किलोमीटर। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए जिस फॉर्म में हमें फिजिकल क्वांटिटी लिखनी है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। हम समझ में आ गया क्या? एनी नंबर बिटवीन 1 to 10, 1 से बड़ा और 10 से छोटा, और n आपकी कोई भी पावर होगी, कोई भी इंटीजर होगा, दैट मे बी पॉजिटिव एंड दैट मे बी नेगेटिव। अब नेक्स्ट आपका आता है कि जी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा इसमें। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि 10 की जो पावर है केवल हम उसे लिख देते हैं कि जी ये इस क्वांटिटी का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है, लेकिन उसे लिखने से पहले हमें चेक करनी होती है m की वैल्यू। फॉर्मूला सिस्टम क्या है, मेथड क्या है? इफ m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3.16, इफ वैल्यू ऑफ m इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3.16, then ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा? विल बी n प्लस 1। इस नंबर को आपको याद रखना और इसी से आपको कंपेयर करना। एंड इफ m is less than 3.16, then order of magnitude will be n। मतलब उसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे। इस फॉर्मूले को या इस कंसेप्ट को यदि यहाँ पे अप्लाई करें तो क्या रिजल्ट होगा? हम्म 6.4 है हमारे लिए। कंपेयर किससे करना है? 3.16 से। तो ये बड़ा है या छोटा है? बड़ा है। तो क्या होगा इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इक्वल टू 3 प्लस 1 इक्वल टू। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हुआ फिर? क्या समझे? क्लोजेस्ट पावर ऑफ 10 which is equal to the magnitude of the physical quantity। मैग्नीट्यूड तो किसका? फिजिकल क्वांटिटी का, लेकिन ऑर्डर का मतलब 10 की वो पावर जो उस मैग्नीट्यूड के नियरेस्ट हो। जब करोगे तो ये चीज दोनों पहले आएंगे यहाँ पे। देन ये एग्जांपल और फिर एक एग्जांपल को बोलते हैं द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। Write the order of magnitude of the following. First is 8, second is 52। ये फिगर डिसाइड किया सोच समझ के किया बेटा, इसलिए गलती नहीं होनी चाहिए। बस टाइम स्टार्टिंग में भले चाहे लग जाए, बट आपका अप्रोच ये होनी चाहिए कि इट शुड नॉट बी रॉन्ग। 0.05 अब तो आप इसके सामने कैलकुलेट कर सकते हो। अटेम्प्ट करो, जब प्रॉब्लम शुरू।
मेरठ से बाहर का भी आप लोग कोई कहाँ से? परीक्षित। और कोई बस कब तक चलती है आपकी? 8 बजे। और भी कोई बात आप लोग से? राशि को सबसे पहले हमें लिखना होता है किस रूप में? Q इक्वल टू m इंटू 10⁻n। यही हमारी फिजिक्स की स्टैंडर्ड फॉर्म भी होती है किसी भी आंसर को लाने के लिए। जब आप लास्ट में आंसर लिखते हो, मान लो ये आ गया 4213 मीटर, तो ये आंसर लिखना गलत है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमें इसे लिखना होगा 4.2 इंटू 10⁻3 मीटर। दिस इज द राइट। ये आपका रॉन्ग है, क्योंकि बहुत बार आप देखते हो आंसर आपने निकाल लिया 4213 मीटर आपका आंसर आ गया, आपने लिख दिया ये आंसर। ठीक है, जब आपने उसे क्रॉस चेक किया अपनी आंसर शीट में जो क्वेश्चन के आंसर दे रखे हैं वहां आपको लिखना मिलेगा 4.2 10⁻3 मीटर। अपना फटाफट हाँ जी ठीक है, इसे यहाँ करा, लेकिन इस आदत को छोड़ो, हमें इसी फॉर्म में लिखना बस, तो गलती नहीं। कोई भी स्टैंडर्ड बुक होगी वो इसी फॉर्म में आपको आंसर देगी, इसमें आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी, एक्सेप्ट सिग्निफिकेंट फिगर सार्थक अंक वाले, इससे को छोड़। तो हमें उस भौतिक राशि को लिखना है इस फॉर्म में Q इक्वल टू m इंटू 10⁻n, जहां m आपका एक नंबर होगा, एक संख्या होगी जिसका मान होगा 1 से लेके 10 तक। 1 से कम नहीं होगा और 10 से ज्यादा नहीं होगा, बल्कि 10 से भी कम ही रहेगा। 1 to 9 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब जो m संख्या आपने लिखी, यदि उसका मान 3.16 के बराबर है या उससे बड़ा है, दिस इज द सिंबल ऑफ ग्रेटर देन और इक्वल टू। इतना खाली लिखते हो देन इट इज ग्रेटर देन, यहां पे साइन लगा देते हो इक्वल टू। तो मींस क्या हुआ, m का जो मिनिमम वैल्यू होगी इस केस में दैट विल बी 3.16, बाकी विल बी मोर देन 3.16। तो यहां पे हम चेक करेंगे m की वैल्यू 3.16 से यदि बड़ी है तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा कि आपने जो 10⁻n के फॉर्म में उसे लिखा, उस n में क्या करेंगे +1 कर देंगे। और यदि m की वैल्यू 3.16 से छोटी है, कम है, तो जो आपकी 10 की पावर ओरिजिनली उस क्वेश्चन में आई उसी को हम लिख लेंगे। एक क्वेश्चन नोट करो बेटा, कांसेप्ट क्लियर होना चाहिए, यस सर, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। .00123 हमें इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड यानी कोटि मान कैलकुलेट करना है, तो आप कैसे करेंगे? इसमें प्रॉब्लम आई ना, क्या प्रॉब्लम आई? मैंने एक दूसरा एग्जांपल 1 ही था, उस 1 के लिए ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड -3 ही था। अगर मैं इसे 4 करता हूं then order of magnitude will be minus। दो अलग क्वेश्चन है ना, दोनों अलग क्वेश्चन। क्या होगा ये? क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है, मतलब क्या काम क्या है इसका, क्यों पढ़ते हैं, क्या हेल्प करता है हमारी? मेजरमेंट में वर्ड है 3, तो तीनों वर्ड आपके 3 फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को रिप्रेजेंट करते हैं। पहली फिजिकल क्वांटिटी होती है आपकी लेंथ, सेकंड आपका मास, तो थर्ड आपका। तो फर्स्ट की बात करें, F रिप्रेजेंट फुट, सेकंड पाउंड,
and third second. So in FPS system, the unit of fundamental quantities length, mass and time are foot, pound and second respectively. It was originated in France. The system of units सबसे पहले कहाँ ओरिजिनेट हुई थी? फ्रांस में, जो कि सबसे आपका एडवांस कंट्री है यूएसए, आज भी कई जगह इस चीज को यूज करते होंगे। पाउंड सुना कि आपने कहाँ? सर रोमन रिंग्स का जो वजन बताता पाउंड में बताता। और कहीं अपने इंडिया में सुना हो, इंडिया के किसी कंसेप्ट में? सर आर्मी में पाउंड में मतलब जो भी गन्स होती है उनका वेट करते हैं। और कोई सिंपल सबसे सिंपल कोई चीज एक का वेट ऑफ लिविंग पॉसिबल वही होती है। तो सबसे ज्यादा कॉमन यूज होता है वो होता है ऊन के वेट, ओंस में या पाउंड में मिलती है आपको। ओंस ओंस पाउंड का छोटी फॉर्म होती है ओंस। यूएसए में पेट्रोल अभी आपको लीटर नहीं मिलता, वो भी पाउंड में मिलता है, बैरल के फॉर्म में मिलता है। वहां अभी भी सर यूज करते हैं कुछ हद तक। सेकंड सीजीएस, सी स्टैंड फॉर सेंटीमीटर, जी ग्राम, and then second, and the third system meter, then kilogram, and then second. कॉन्फ्रेंस सिस्टम कहते हैं। वहां पर डिसाइड किया कि सब कंट्री को एक फिक्स नॉर्म्स फॉलो करने पड़ेंगे, चाहे वो आपका लेंथ का हो, चाहे मास का हो, चाहे टाइम का हो या बाकी अदर फंडामेंटल क्वांटिटीज हो। एक कंट्री दूसरी कंट्री से डील करेगा, बिजनेस करेगा, तो वो उसी स्टैंडर्ड यूनिट में काम करेगा, तो वो आपकी यूनिट कहलाती है, जिसको हम आज भी यूज करते हैं एसआई सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसी को हम पढ़ते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसने पूरे वर्ल्ड के लिए सेट बना दिया यूनिट्स का, और ये आपको बेस हुआ, या हम इसे कहते हैं ये एक्सटेंडेड फॉर्म होता है किसका? एमकेएस का। 1960 के बाद ही एग्जिस्टेंस में आई थी, उसकी बात हम यहीं पे करेंगे। ये नोट कर लो अपना, क्या हो जाएगा आपको, तो खुद उसे राइट कर लो। जो सॉलिड एंगल तो भी लैपटॉप पर बनना है। सॉलिड एंगल आइसक्रीम का कौन सा बनता है? वो कोई उससे बेटर कुछ। प्लेन एंगल में कौन दो फिजिकल क्वांटिटी आती है? सिंपल एंगल की मैं आपका फॉर्मूला पूछूं तो क्या बताते हो आप? एंगल इज इक्वल टू आर अपॉन रेडियस, ठीक है, वो था लेंथ। और सॉलिड एंगल की बात करें तो क्या होता है? सॉलिड एंगल किसका फॉर्म होता है? इट इज फॉर्म बाय सरफेस एरिया, सरफेस अपॉन क्या होगा? रेडियस स्क्वायर, क्योंकि एरिया में यूनिट क्या आ गई? मीटर स्क्वायर। यहाँ पे भी हमें क्या लेनी पड़ेगी? मीटर स्क्वायर, तो इसलिए हमने इसे क्या लिया? रेडियस। अब इसे फिगर की हेल्प से देखो क्या, एक आपने प्लेन सर्किल लिया, क्वेश्चंस की कुछ कोशिश करना है आगे, जो भी आपका बुक अच्छा है। हम लोग पढ़ते हैं आईबीसी